बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने सीखना है कि आर्क क्या होती है। बहुत आसान है बेटा, आर्क एक सर्कल का एक टुकड़ा होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जैसे देखें ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां से लेके यहां तक इस सर्कल का जो टुकड़ा है बेटा, उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, इस आर्क का नाम क्या है? ए बी। ठीक है बेटे, ये ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर इस तरह से हम एक कर्व बना देंगे इस तरह से। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक आर्क है। ओके, तो ये ए बी बेटा आपके पास एक आर्क आ गई है। उसके बाद सेमी सर्कल क्या होता है? बहुत आसान, आधे सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सर्कल है ना, उसका आधा हिस्सा बनाइए, ए से लेकर यहां तक बी तक। ठीक है ना, ए सी बी, ये जो हमारे पास बना है ये भी आर्क ही है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ए सी बी लिख के ऊपर आर्क का एक निशान बनाया है, और इस आर्क को हम सेमी सर्कल कहते हैं। यानी ये एक ऐसी आर्क है जो आधे सर्कल के बराबर होती है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने ए बी लिखा है और उसके ऊपर मैंने आर्क का निशान बनाया है, यहां पर मैंने ए सी बी लिखा है उसके ऊपर आर्क का निशान बनाया है। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं समझाता हूं अभी आपको। बेटा, एक होती है माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क वो होती है जो सेमी सर्कल से छोटी होती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, देखें इतना इतना सर्कल हमारा आधा सर्कल बनना था, मगर ये उससे छोटी आर्क है। ठीक है, इसको हम सेमी आर्क कहते हैं, यानी आधे सर्कल से छोटी आर्क। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ए बी, और उसके ऊपर इस तरह का एक निशान बना देंगे हम, इसको बेटा माइनर आर्क कहते हैं। और जो आपके पास मेजर आर्क होती है वो सेमी सर्कल के बराबर या उससे बड़ी होती है। ठीक है, आप देखें ये उससे बड़ी, ये सेमी सर्कल है ना, उससे बड़ी होगी। ठीक है, ये देखें ये सेंटर यहां से लेकर यहां तक ये इतना इतना होना चाहिए था, यानी यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, इस पॉइंट से अगर ये सेमी सर्कल होता, लेकिन ये सेमी सर्कल से बड़ी है, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। मेजर का मतलब भी बड़ा होता है, माइनर का मतलब छोटा होता है। तो जो सेमी सर्कल से छोटा माइनर, जो सेमी सर्कल से बड़ा वो मेजर। तो जो मेजर आर्क होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, उसके ऊपर हमने ऐसा निशान बना दिया। अब क्योंकि ये एक छोटी आर्क थी इसलिए हमने ए बी लिखा, तो ये आपके पास जो है वो सेमी सर्कल के बराबर ही है, तो इसको भी फिर हम तीन से लेटर से डिनोट करेंगे, ए सी बी। ठीक है, तो अब याद रहना चाहिए आपको बेटा, माइनर आर्क दो लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर आर्क तीन लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और माइनर सेमी सर्कल से छोटी यानी आधे सर्कल से छोटी, और ये आधे सर्कल से बड़ी होती है। उसके बाद फिर दो एंगल्स हैं, एक सेंट्रल एंगल होता है और एक इंस्क्राइब एंगल भी कहते हैं, सर्कम एंगल भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होगा? आपके पास कोई भी एक आर्क है, वो इस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, इसलिए उसका नाम ही ऐसा सेंट्रल एंगल, यानी आर्क जो एंगल सेंटर के साथ बनाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर्कम एंगल या इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो आर्क सर्कल की सर्कमफेरेंस के साथ बनाए। देखो अब सेंटर से नहीं बना रही, सर्कमफेरेंस से बना के आ रही है, इस एंगल को बेटा हम सर्कम एंगल या इंस्क्राइब एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद बेटा ये कुछ थ्योरम्स है, उनके मैंने रिजल्ट्स लिखे में, अब इनको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये तो काफी लंबा चौड़ा काम है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, एक ही बात है, उसको डिफरेंट एंगल से किया जा रहा है, लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। वो बात क्या है पहले मैं वो बात बताता हूं, फिर मैं आपको ये सारे रिजल्ट्स पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं। बेटा वो बात ये है कि अगर एक सर्कल के अंदर दो आर्क आ गई हैं बराबर, ठीक है, ये आर्क और ये आर्क बराबर है। अब मैं कॉन्करेंट और बराबर को मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए समझना चीजों को मुश्किल हो जाएगा। बस आप यूं समझिए कॉन्करेंट बराबर एक ही चीज है। ठीक है, दो आर्क कॉन्करेंट बोलूं या दो आर्क बराबर बोलूं, बस समझ लो कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि दोनों आर्क की लेंथ बराबर ही है। ठीक है, ए बी आर्क और सी डी आर्क, ये दोनों आर्क क्या है? बराबर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अगर दो आर्क बराबर हैं तो उनका जो सेंटर से एंगल बनेगा यानी सेंट्रल एंगल, वो सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा,
और वो दोनों आर्क जो कार्ड बनाएंगी वो कार्ड भी दोनों बराबर होंगी। ये एक सिंपल सी सादा सी बात है। इसी बात को तोड़ मरोड़ के डिफरेंट एंगल से वो पेश करेगा और ये 3-4 थ्योरम बना के आपको दे देगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि अगर दो आर्क बराबर है ना तो उनके दोनों कार्ड बराबर होंगे, दोनों कार्ड बराबर है तो उन आर्क से बनने वाले सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए वो इन थ्योरम्स के थ्रू कैसे वो बात करेगा। वो बोलेगा अगर ए बी आर्क, देखो ये आर्क का निशान, ए बी आर्क जो है वो सी डी आर्क के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जो इसका सेंट्रल एंगल है ए ओ बी और बी सी ओ डी, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल का निशान है, एंगल ए ओ बी, यानी ए से चले ओ से मुड़े बी पर पहुंचे, ए से चले ओ से मुड़े बी पर पहुंचे, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल, और सी ओ डी, सी से चले ओ से मुड़े डी पर पहुंचे, ये वाला एंगल सी ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब नीचे वो बात करेगा जी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल आल्सो बी इक्वल। अब इन्हीं बराबर जो आर्क है उनके बनने वाले जो कॉर्ड्स है मैंने ब्लू कलर से शो किए हैं, ये ए बी और सी डी, ये दोनों कार्ड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये ए बी आर्क और सी डी आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात खत्म। अब देखो उसी बात को एक और एंगल से करेगा। इस थ्योरम के अंदर कहेगा कि अगर आपके पास ये दोनों कार्ड बराबर है, यानी ये ए बी कार्ड और सी डी कार्ड जो है, कार्ड क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाए लेकिन सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, क्योंकि सेंटर से गुजरी फिर वो डायमीटर बन जाती है। ठीक है, तो अगर ए बी कार्ड और सी डी कार्ड दोनों बराबर हैं तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो बराबर होंगे। जैसे हमने यहां पर कहा ना कि अगर आर्क बराबर है तो कार्ड बराबर होंगे, यहां पे कह रहा है कार्ड बराबर होंगे तो आर्क बराबर होंगी, यानी उसी बात को दूसरे अंदाज से कहा जा रहा है। If AB card is equals to CD card, then AB arc will be equal to CD arc, या आप उसको कॉन्ग्रुएंट के टर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां देख लो इस थ्योरम में क्या बोलेगा, इसमें बोलेगा कि अगर AB जो आपके पास कार्ड है और CD कार्ड दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इनके जो सेंट्रल एंगल है ये COD और AOB दोनों बराबर होंगे। बात फिर वही आ जाती है यहां वाली, लेकिन कहने का अंदाज मुख्तलिफ है। अगर कार्ड बराबर है तो इनके सेंट्रल एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर अगले थ्योरम में क्या बोलेगा कि अगर दोनों सेंट्रल एंगल बराबर है, यानी ये सेंट्रल एंगल ये सेंट्रल एंगल बराबर हैं, एंगल COD, ठीक है ना, ये आ गया COD, और एंगल जो है वो AOB वो दोनों बराबर हैं, तो फिर ये कार्ड बराबर होंगे। यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दो आर्क बराबर हैं तो उनके कार्ड बराबर होंगे, कार्ड बराबर होने के साथ साथ उनके सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे। अब वो डिफरेंट एंगल से इस बात को कह रहा है, कभी कह रहा है एंगल बराबर है तो कार्ड बराबर होंगे, कभी कह रहा है कार्ड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, कभी कह रहा है कार्ड बराबर है तो आर्क बराबर होंगी, कभी कह रहा है आर्क बराबर है तो कार्ड बराबर होंगी। तो ये मतलब सिंपल सी बात है एक ही कि दो आर्क बराबर तो उनके कार्ड बराबर, उनके कार्ड बराबर उनके सेंट्रल एंगल भी बराबर होते हैं, बस। ठीक है, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। ये बेसिक कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से ना इन चारों पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट हमने बार बार इस्तेमाल करने हैं, इसलिए पहले अच्छे से इनको मेमोराइज कर लें, याद कर लें, उसके बाद फिर हम आप जो है वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चंस की जाने। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड BC। ये फिगर दी गई है बेटा और इसमें बताया जा रहा है कि AB कार्ड BC कार्ड के बराबर है, ये दोनों कार्ड आपस में बराबर है। अब इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है इज AB आर्क इज इक्वल टू BC आर्क, क्या AB आर्क जो है वो BC आर्क के बराबर होगी। इज एंगल APB, A से चले P से मुड़े B पर पहुंचे, APB इज इक्वल टू एंगल BPC, क्या वो BPC एंगल के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरे पार्ट में कहा जा रहा है इफ आर्क AB इज लेस देन AD, अगर ये जो AB वाली आर्क है, ये वाली आर्क वो इस AD वाली आर्क से छोटी हो, then what is the relation between corresponding chord, फिर इनके जो corresponding chords हैं उनके दरम्यान क्या रिलेशन होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि क्या AB आर्क जो है वो BC आर्क के बराबर होगी, तो बिल्कुल बराबर होगी। देखिए ये हमारे पास AB कार्ड है, ये BC कार्ड है। अगर एक सर्कल के दो कार्ड बराबर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क होती हैं वो भी बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। आंसर होगा यस में। पार्ट नंबर 1 यस, एज AB कार्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, वरना आप यूं लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द कार्ड BC। दोनों तरीके हैं बेटा, कोई भी एक लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और साथ में आपने रीजन देनी है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कार्ड इन अ सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर दो कार्ड एक सर्कल में बराबर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी बराबर होगी, इसलिए AB आर्क बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट है BC के। ठीक है बेटा, ओके। फिर दूसरे पार्ट में देखिए कि क्या है, जो
एंगल है एपीबी यानी ये वाला एंगल और बीपीसी ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? तो बिल्कुल ये एंगल भी बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? हम जानते हैं कि अगर दो आर्क बराबर हैं, एक सर्कल के अंदर दो आर्क बराबर हैं, तो उन आर्क के जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये पहली आर्क आ गई ए बी, दूसरी आर्क आ गई हमारे पास बी सी, ठीक है। तो इस एपी आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो एपीबी बनता है, इस बीसी आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो बीपीसी बनता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों आर्क इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके जो सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे कि ए बी आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीसी आर्क के, ठीक है, लिहाजा इनके जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंगल एपीबी वो भी बराबर होंगे एंगल बीपीसी के। बराबर की सूरत में भी लिख सकते हैं, वरना कॉन्ग्रुएंट लिखना चाहें तो कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी यस में लिखेंगे और रीजन बताएंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास दो आर्क कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं, ठीक है, तो उनके जो सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर एबी कार्ड की जो एबी जो आर्क है उसकी लंबाई सीडी से एडी से कम हो, यानी कि ये आपके पास एबी आर्क आ गई, एबी ये और ये आगे एडी, नजर आ रहा है कि ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। और याद रखें कि अगर आपके पास माइनर आर्क की जो लेंथ है वो छोटी है तो उसका जो कार्ड होगा वो भी छोटा होगा। अगर माइनर आर्क की लेंथ जो है वो ज्यादा है तो उसका कार्ड भी ज्यादा होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें ये छोटी आर्क है, ये वाली, इसका कार्ड छोटा है। अगर मैं इससे बड़ी आर्क ले लूं यहां से लेकर यहां तक, ये इसका कार्ड भी बड़ा होगा, और बड़ी आर्क होगी और बड़ा इसका जो है वो कार्ड होगा। तो माइनर आर्क जो है वो जितनी ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसका कार्ड की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। अब ये दोनों जो है वो ए बी और ए डी है ना। तो ए बी आर्क छोटी है और ए डी आर्क बड़ी है, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स बनेंगे ना वो भी ए बी का कार्ड छोटा होगा और ए डी का कार्ड जो है वो बेटा बड़ा होगा। दिख भी रहा है आपको क्लियरली, देखिए ये बड़ी आर्क है इसका बड़ा कार्ड है, ये छोटी आर्क है इसका छोटा कार्ड है। तो यही बात आप बता देंगे उसके अंदर कि आपके पास जो ए बी आर्क है वो छोटी है ए डी आर्क से, इसलिए जो ए बी कार्ड होगा वो भी छोटा होगा ए डी कार्ड से, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर AC arc is equal to BD arc, prove that AB is parallel to CD। बेटा ये फिगर आपको दी गई है इस क्वेश्चन में और बताया जा रहा है कि AC आर्क और BD आर्क ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप साबित कीजिए कि जो AB लाइन है वो CD लाइन के साथ पैरेलल है। तो हम कैसे साबित करेंगे कि AB CD के साथ पैरेलल है? मेरे बच्चों हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों, बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर दो लाइंस पैरेलल हों, जैसे मैंने यहां पे शो की है ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हों और कोई तीसरी लाइन आके उनको यूं कट करे तो इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, यानी जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस थ्योरम को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इस एंगल का हमने यहां पे कन्वर्स इस्तेमाल करना है, यानी इसका उलट इस्तेमाल करना है कि अगर दो लाइंस को तीसरी लाइन कट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहे हैं तो वो दोनों लाइंस फिर पैरेलल होंगी, ठीक है बेटा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट बी को ना पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसके जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अब देखो इस लाइन की जगह ये लाइन आ गई, इस लाइन की जगह पर ये लाइन आ गई और इस लाइन की जगह पे हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब ये दो लाइंस है जिनको हमने प्रूव करना है कि ये पैरेलल हैं और ये लाइन उनको कट कर रही है। अगर ये वाला और ये वाला यानी इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल अगर हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और यहां पे सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें बताया गया है कि AC आर्क बराबर है BD के, उसने हमें बताया है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, B को C से ज्वाइन कर देंगे। वो B पॉइंट को C पॉइंट से हमने ज्वाइन किया, ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन लगी है ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि जो AB है ना वो पैरेलल है CD से, ठीक है। अच्छा आप देखिए इसमें ये AC और ये BD ये दोनों आर्क उसने बताया ना बराबर हैं। अगर ये दोनों आर्क बराबर हैं
तो इनका जो एंगल बनेगा इस सर्कमफेरेंस के साथ, जिसको हम सर्कम एंगल भी कहते हैं या इनस्क्राइब एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सर्कम एंगल और इसका सर्कम एंगल वो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये आर्क और ये आर्क बराबर है, तो इन आर्क का जो सर्कम एंगल है वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। रीजन, क्योंकि आर्क बराबर है, ठीक है। बराबर आर्क सर्कमफेरेंस के साथ जो एंगल बनाती हैं वो भी बराबर होते हैं। इस वजह से हमने यहां पर लिख दिया कि एंगल ए बी सी, ये देखिए ए से चले, बी से मुड़े, सी पे पहुंचे, एंगल ए बी सी वो कंकरेंट है, या आप उसको बराबर लिख दीजिए एंगल बी सी डी, बी से चले, सी से मुड़े, डी पे पहुंचे, ये नीचे वाला एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहां उसकी रीजन देनी पड़ेगी। सर्कम एंगल सेपरेटेड बाय द इक्वल आर्क्स आर इक्वल। अगर दो बराबर आर्क सर्कमफेरेंस के साथ जो एंगल बनाएंगी वो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो साबित हो गया कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और ये तो इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल है। अगर ये दोनों एंगल साबित हो गए कि बराबर हैं, तो फिर ये दोनों लाइंस ही क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो फिर ए बी लाइन पैरेलल होगी सी डी लाइन के, किसके मुताबिक, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है ना, इसका कन्वर्स इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। Question number 3. In the given figure, chord AB and CD intersect at point B. ये आपको फिगर दी गई है बेटा, इसमें एक chord है AB, दूसरा है CD, वो दोनों एक दूसरे पे कट करते हैं पॉइंट P के ऊपर। If AB is equal to CD, अगर इन दोनों कार्ड्स की लेंथ बराबर हो, AB और CD दोनों बराबर हो, then prove that AB arc is equal to CD arc। यानी अगर ये AB की लेंथ और CD की लेंथ दोनों बराबर हों, तो फिर ये A से लेके B तक जो आर्क है और C से लेके D तक जो आर्क है वो दोनों आर्क बराबर होंगे। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अगर देखा जाए तो एक सर्कल के अंदर अगर आपके पास दो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये कार्ड, एक ये कार्ड, एक ये कार्ड है, ये दोनों कार्ड अगर लेंथ में बराबर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती हैं वो भी बराबर होती हैं, ठीक है। ये थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन उसने कहा है कि आप इस चीज को प्रूव करो। तो प्रूव फिर करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि अगर दो कार्ड बराबर हों तो उनसे जो रिलेटेड आर्क होंगे वो भी बराबर होंगी, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे प्रूव करेंगे कि इन दोनों आर्क का ना सेंट्रल एंगल देखेंगे, इसका सेंट्रल एंगल और इसका सेंट्रल एंगल। अगर इसका सेंट्रल एंगल इसके सेंट्रल एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है, तो जो आर्क बराबर होती हैं उनके सेंट्रल एंगल भी बराबर होते हैं। अगर सेंट्रल एंगल प्रूव हो गए दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये आर्क भी दोनों प्रूव हो जाएंगे कि ये इक्वल है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल बनाने पड़ेंगे। हमने ए को ओ से, बी को ओ से, सी को ओ से, डी को ओ से जोड़ दिया, दो ट्राइंगल बनी आपके पास। देखो एक ये बनी है, ये वाली, ये ट्राइंगल ओ पी बी, सॉरी ओ ए बी, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल ये बन रही है ओ सी डी, ये वाली एक ऐसे दिख रही है और एक ऐसे दिख रही है। ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या साबित करना है कि इस ट्राइंगल का जो हमारे पास ये पॉइंट ओ के ऊपर एंगल है, यानी जिस एंगल का हम नाम कैसे लेंगे जी, सी ओ डी, ये एंगल, और इस ट्रायंगल में ए ओ बी, ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए तो फिर इन एंगल के ऑपोजिट आर्क भी बराबर होंगी, ठीक है बेटा। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग से यहां पर बना के रख दिया, ठीक है। अब हम साबित करते हैं कि इसका जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो इनके ऑपोजिट आर्क भी बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे जी, गिवन में आपको बताया गया ए बी और सी डी दोनों की लेंथ बराबर है। प्रूव क्या करना है कि ए बी आर्क और सी डी आर्क बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने बेटा, इन तमाम पॉइंट्स को ओ से ज्वाइन किया हमने, जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया। अच्छा, अब ये दो ट्राइंगल आ गए ना, इन दो ट्राइंगल को हम ऐसा करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो फिर इनका हर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, हर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, बात खत्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम इन दोनों ट्राइंगल का आपस में करने जा रहे हैं जी कंपैरिजन। इसमें अगर देखा जाए तो देखो मेरी बात सुनो, जो ये वाले ट्राइंगल है ना, इसमें एक साइड और दूसरे की एक साइड आपस में बराबर है। कैसे, अगर देखा जाए तो ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी, ओ से डी, ये सब के सब एक सर्कल के रेडियस है,
क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। अगर ये तमाम रेडियस हैं तो रेडियस तो कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते, एक सर्कल की रेडियस कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते। तो हम कह देंगे कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर वही बात बताई गई है कि OA इज इक्वल टू OC, एक ट्रायंगल की साइड है OA, दूसरी ट्रायंगल की एक साइड है OC, ये दोनों बराबर है। वजह दोनों रेडियस हैं और रेडियस कभी डिफरेंट होते नहीं है, सेम है। फिर एक ट्रायंगल की साइड OB और दूसरे ट्रायंगल की साइड OD, ये भी दोनों बराबर होंगी, क्यों, दोनों रेडियस हैं और रेडियस कभी डिफरेंट होते नहीं है। और तीसरी चीज इसने खुद बताया कि ये जो साइड है ये वाली AB साइड और CD साइड, वो तो गिवन है हमारे पास कि दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको भी लिख देंगे भाई AB साइड इज इक्वल टू CD साइड। और मैंने आपको बताया बेटा कि दो ट्रायंगल को अब हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, उनकी कोई सी तीन साइड अगर आपको मैच कर जाए, अगर ये जैसे तीनों साइड हैं 1 2 3 तीनों साइड मैच कर जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, या उनमें दो साइड के साथ एक एंगल मैच कर जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, या दो एंगल के साथ एक साइड मैच कर जाए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन आपको अगर मिल गई तो मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो 1 2 और 3 तीनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं आपस में मैच करती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और रीजन भी देनी पड़ेगी उसको कि इसमें तीनों की एक तरफ साइड और दूसरी की जो साइड्स हैं, यानी दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में मैच कर गई हैं, इक्वल है, लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब आपने ये कह दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर कोई शक वाली बात नहीं है, फिर इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसकी साइड के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो जब आपने ये साबित कर दिया कि ये वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इसका जो ये वाला एंगल है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये बनता है, ठीक है ना। COD और AOB ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी फिर क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने कह दिया एंगल AOB एंड एंगल COD ये भी दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पहले प्रूव किया कि दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इस वजह से हमने कहा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। तो जब हमने ये बात कह दी कि ये AOB एंगल और COD एंगल दोनों बराबर हैं, तो इनके अपोजिट जो आर्क बनती हैं वो AB और CD हैं, तो वो भी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि इक्वल सेंट्रल एंगल के अपोजिट बनने वाली आर्क भी बराबर होती है। ये दोनों सेंट्रल एंगल हैं AOB एंड COD, इनके अपोजिट आर्क जो बन रही है AB और CD ये भी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल लीजिए बेटा, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक का सेंटर P दूसरे का सेंटर Q तरतीब के साथ। तो ये आ गया पहला सर्कल सेंटर P, ये आ गया दूसरा सर्कल सेंटर Q, ओके। और बताया जा रहा है AB and CD are their arcs such that angle APB is equal to angle CQD। अब कहते हैं इन दोनों के अंदर ना दो आर्क है, एक AB और एक CD। तो यहां पे हमने एक आर्क सेलेक्ट कर ली AB, यहां पे एक आर्क कर ली सिलेक्ट CD, और ये दोनों इस तरह से हैं कि इनका जो सेंटर से एंगल बनता है वो बराबर होगा, यानी कि APB, देखो इस आर्क का सेंटर एंगल क्या होगा, APB, ठीक है, जो सेंटर से एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल का सेंटर एंगल क्या होगा, CQD। ये दो आर्क आपने AB और CD इस तरह से लेनी है कि इनका जो सेंट्रल एंगल है वो दोनों का बराबर होगा, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये बता दिया गया है, ठीक। अब आगे इसके तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहता है कि आर AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट, क्या AB और CD आर कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये वाली जो आर्क है क्या वो इस वाली आर्क के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। दूसरा पार्ट, What is the relation between length of the arc AB and arc CD? आर्क AB और आर्क CD की लेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक होगा, क्या वो बराबर होंगी या बराबर नहीं होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, कितनी बड़ी होंगी, ठीक है, वो बताना है। Show that triangle APB is similar to triangle CQD। तीसरे पार्ट में कहता है कि ये जो ट्रायंगल है मैंने इसको इससे ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाई है, इसको उससे ज्वाइन करके भी ट्रायंगल बनाई है, ये ट्रायंगल क्या इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अब बेटा देखो यहां पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखो अब उसने क्वेश्चन में बताया कि APB इस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है थीटा, ठीक है, और इसमें जो सेंट्रल एंगल है CQD, ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी APB और CQD ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको मैंने इसलिए दोनों को थीटा थीटा लिखा है।
अब सेंट्रल एंगल है ये दोनों, अगर सेंट्रल एंगल बराबर हो तो उनके अपोजिट जो आर्क होती है वो भी बराबर होती है, लेकिन याद रहे वो एक सर्कल के अंदर रहते हुए। अगर आप एक सर्कल के अंदर मौजूद हैं, एक सर्कल के अंदर दो सेंट्रल एंगल आ गए जो कि आपस में बराबर हैं, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो बराबर होंगी या कॉन्ग्रेंट होंगी। लेकिन मेरे बच्चों ये दोनों सर्कल अलग अलग हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों अलग अलग सर्कल हैं, इनके लिए वो रूल वैलिड नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर दो सेंट्रल एंगल बराबर आ भी जाएं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क बराबर नहीं होगी। जैसे आप देख लो, इसकी आर्क छोटी है, इसकी आर्क बड़ी है ना, तो इसका सेंट्रल एंगल इसका सेंट्रल एंगल तो हमने बराबर लिया, तो एंगल भले ही बराबर है, लेकिन क्योंकि सर्कल के रेडियस अलग अलग है, इस वजह से इनके जो आर्क होंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो आपका आंसर होगा बेटा जी नो। फिर रीजन बताएंगे, द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई AB आर्क इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू CD आर्क। लो जी, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे आओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ AB आर्क एंड CD आर्क, यानी इस AB आर्क की लेंथ में और CD आर्क की लेंथ में क्या रिलेशन है? इंतहाई आसान। अब आर्क लेंथ के लिए ना हम एक रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, L इज इक्वल टू R थीटा। अच्छा बेटा, अब ये रिलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका ये सेंटर आ गया, ठीक है, आप उसमें एक आर्क ले लेते हैं जी, ये आपने एक आर्क का इंतखाब कर लिया, ये मैंने रफ सी बना दिया अब, ठीक है, ये एक आर्क है। इस आर्क की जो लंबाई है ना, इसको हम L से शो करते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई L है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो R है। इस आर्क का सेंट्रल एंगल जो है बनता है वो थीटा बनता है। ठीक है ना, अब इनके रिलेशन आता है वो आता है L इज इक्वल टू R थीटा, जिसमें L जो है वो आर्क की लंबाई है, R जो है इसका जिस वो सर्कल की आर्क है उसका रेडियस है, और थीटा उस आर्क का सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक ना आप इसके लिए भी अगर इसकी लेंथ निकालना चाहते हो, उसकी लेंथ निकालना चाहते हो, तो आप आसानी से इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ, आप चाहो यहां लिख भी सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क AB, उसके लिए क्या रिलेशन होगा? उसके लिए रिलेशन ये होगा बेटा कि आर्क AB लेंथ इज इक्वल टू रेडियस टाइम सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। अब R आगे रेडियस, अब उसमें क्या रेडियस है? पहले वाले सर्कल में AP रेडियस है। ठीक है, और एंगल क्या है उसका? एंगल APB। सेंट्रल एंगल आर्क का क्या है? ये है ना वो आर्क, उसका सेंट्रल एंगल ये बनता है ना APB, तो लिख दिया APB। अब इसकी वैल्यू हमें पता है भाई, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और एंगल को हमने पहले सपोज किया दोनों बराबर जो है ना, ये उसने बताया APB और CQD बराबर है, हमने कह दिया थीटा का नाम दे दिया इसको, तो इसको थीटा कह दो। फिर सिमिलरली दूसरी वाली जो आर्क लेंथ है CD, उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए भी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। इधर भी बेशक लिखना चाहो तो लेंथ ऑफ आर्क CD। अब इस CD आर्क की लेंथ जो है बराबर होगी रेडियस टाइम सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। अब रेडियस क्या है उसमें? CQ है, तो CQ कितना? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, और CQD एंगल को हमने बोला कि दोनों बराबर है, APB और CQD, तो थीटा बोल दिया, उसको थीटा कर दो। तो CD जो आर्क उसकी लेंथ बराबर है 4 टाइम थीटा के, AB आर्क की लेंथ बराबर है 2 टाइम थीटा के। हमने इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर लो। तो हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया, तो लेंथ ऑफ CD आर्क बराबर है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB, और इसी तरह से जो 4 थीटा वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 थीटा के। इन दोनों इक्वेशन को ना हमने डिवाइड कर दिया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट से डिवाइड करते हैं। थीटा थीटा से कट गया, 2 1 2 2 2 4 2 आ जाएगा, तो CD डिवाइडेड बाय AB, CD आर्क डिवाइडेड बाय AB आर्क, AB आर्क डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो CD आर्क की लंबाई बराबर है 2 गुना AB आर्क, यानी AB आर्क की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वो CD की आर्क के बराबर आ जाएगी। तो ये इन दोनों की आर्क की लंबाई में रिलेशन आ गया कि CD आर्क की लंबाई बराबर है 2 टाइम आर्क लेंथ ऑफ AB। ओके, अच्छा उसके बाद फिर आओ बेटा इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमने शो करना है कि जो ये दो ट्राइंगल है, हमने A को B से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, दो ट्राइंगल बन गए ना, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसी होती हैं जिनके तीनों एंगल मैच करते हैं, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज। अच्छा, या फिर हम इसको यूं भी प्रूव करते हैं कि एक जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड और दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड के दरमियान रेशियो सेम पाई जाती है। ठीक है ना, सेम नहीं है वो साइड्स, रेशियो सेम है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 9 है, रेशियो क्या? सेम, 1:3। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं कि ये क्या है जी? सिमिलर ट्राइंगल है। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि आपको दो साइड के दरमियान रेशियो तो पता लग जाती है, लेकिन तीसरी साइड आपको पता नहीं चल रही होती कि ये साइड में रेशियो सेम है कि नहीं। जैसे यहां देखो, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखो, इसकी ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये उसका डबल है, तो 1:2 आ गई। अच्छा, ये है 2 और ये है 4,
तो ये भी अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये लेंथ इसका डबल है, तो 1:2 आ गई। लेकिन जो तीसरी साइड है ये, अब इसका हमें पता नहीं इनकी लंबाई क्या है, तो हमें कैसे पता लगा कि इनमें रेशियो सेम है या सेम नहीं है? तो उस सूरत में फिर ये होता है कि जो दो साइड्स के दरमियान रेशियो आपको पता है, उनके दरमियान एंगल इधर भी और उनके दरमियान एंगल इधर भी वो बराबर होना चाहिए। अगर ये आपको पता लग गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, जिन दो साइड में रेशियो पता है उन दो साइड के दरमियान एंगल भी पता लग गया बराबर है, तो बस फिर वो सिमिलर हो जाएंगी। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ है। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इसकी लेंथ 1x, इसकी लेंथ 2x, रेशियो क्या हुई 1:2। इसकी लेंथ 1y, इसकी लेंथ 2y, तो रेशियो क्या हुई 1:2। और जिन दो साइड में रेशियो पता है उन्हीं दोनों साइड के दरमियान एंगल थीटा, थीटा बराबर है, तो बस फिर ये काफी है, आप कह देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। ठीक, तो यही कंसेप्ट यहां पर भी लगाओ। मैंने मेंशन कर दिया जी, APB वर्सेस CQD, इन दोनों ट्रायंगल के दरमियान हम चेक कर रहे हैं कि सिमिलरिटी है कि नहीं है। तो उसमें क्या होगा जी, रेशियो बिटवीन द टू साइड शुड बी इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। दो साइड के दरमियान रेशियो सेम होनी चाहिए और उन्हीं दो साइड के दरमियान का एंगल भी आपको सेम चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इधर हमने ले लिया जी CQ, इधर ले लिया जी AP। CQ और AP में रेशियो निकाली है 4/2, 2 आई है। फिर हमने उधर से साइड ले लिया जी DQ, इधर ले लिए BP, तो DQ BP में रेशियो निकाली 4/2, वो भी आ गई 2 आपके पास। तो देखो दोनों साइड के दरमियान रेशियो हमारे पास सेम आई है, 2:2 आई है, ये भी 2 आई है और ये भी 2 आई है। इसका मतलब है कि दो साइड्स के दरमियान रेशियो सेम है। अब उन्हीं दो साइड के दरमियान एंगल क्या है, ये साइड और ये साइड थी ना, थीटा, उधर भी क्या है थीटा। क्वेश्चन में बताया गया दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल बिटवीन दीज टू साइड वो भी आपके पास इक्वल है। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई कि दो साइड में रेशियो सेम हो गई और उन्हीं दो साइड के दरमियान एंगल भी आपको सेम मिल गया, तो आपको पता लग गया कि ये ट्रायंगल फिर इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5, O इज सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। O दो कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर कंबाइन होता है। लाइक देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है, कॉमन सेंटर O। ठीक है, ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब उनके रेडियस बताया गया, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। अब इसमें बता रहा है कि जो OA है और OB है वो दोनों बड़े बड़े सर्कल के रेडियस हैं, एंड दे मीट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट C एंड D रिस्पेक्टिवली। और दोनों ये छोटे सर्कल के साथ टच करते हैं पॉइंट C और पॉइंट D के ऊपर। डायग्राम आपको दिखा रही है। ठीक है, ओके, अब आपसे कहा जा रहा है, तीन चीजें पूछी जा रही हैं। आर AB एंड CD पैरेलल, क्या ये AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है? ओके, दूसरी चीज, इफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, फाइंड CD की वैल्यू आप मालूम कर लो। ओके, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB और CD के दरमियान फासला क्या है, यानी यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है वो आपने मालूम करना है। ये डायग्राम बेटा आपको क्वेश्चन के साथ दी गई है। तो तीन चीजें मैंने यहां पे नोट कर ली। एक तो ये चेक करना है कि CD इज पैरेलल टू AB, दूसरा CD की वैल्यू मालूम करनी है, तीसरा EF यानी उन दोनों के दरमियान फासला। अब मैंने EF जो है ना यहां से देख के बनाया है, जो मैंने डायग्राम में चेंज किया ना, मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ना EF, इसको हमने मालूम करना है, दोनों कार्ड्स के दरमियान फासला है। ठीक है, ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 से, जहां पे हमने चेक करना है कि CD जो है वो AB के साथ पैरेलल है या नहीं है। तो मेरे बच्चों, अगर आप गौर करो तो ये एक ट्रायंगल बन रही है OAB। इस पूरे हिस्से को ना यहां से मैंने अलग से यहां ड्रा कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। हमने यहां पे इस्तेमाल करना है मिड सेगमेंट थ्योरम का, जिसकी हेल्प से हम ये साबित करेंगे कि ये जो CD लाइन है वो इस AB लाइन के साथ पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो मिड सेगमेंट थ्योरम है ना, वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि एक ट्राइंगल की, गौर से सुनना बड़े ध्यान से, एक ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स है ना, उनके मिड पॉइंट लो। जैसे ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, वो लाइन बेटा तीसरी साइड के साथ पैरेलल होती है। ठीक है, ओके, अब इस कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट कि वो जो आपको एक लाइन मिली है ना, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इस लाइन या इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन मिली है, वो तीसरी साइड की लेंथ का आधा होती है। ये दो पॉइंट है, दोनों इस्तेमाल होंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर।
ठीक है, तो हमने वो ट्राइंगल ABC ओ ए बी को ना यहां पे ड्रा कर लिया। अब उसने बताया कि OA बड़े सर्कल का रेडियस है, OB भी बड़े सर्कल का रेडियस है, उसकी लेंथ भी बताइए 6 है, ये भी कितना है 6 है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो छोटा सर्कल का रेडियस है वो 3 है। देखो O से लेके C तक, O से लेके D तक डायग्राम में गौर से देखो, वो छोटे सर्कल के रेडियस है। ठीक है, तो O से C तक भी 3 होगा, O से D तक भी 3 होगा। ठीक है, फिर वक्त इसको भूल जाइए, समझो ये नहीं है, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है और ये 6 है, समझ गए। अच्छा, अगर ये पूरा 6 है, उसमें से इतना टुकड़ा 3 है, तो ये फिर कितना होगा बाकी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पूरा टुकड़ा 6 का है, इतना 3 है, तो ये कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो पता चला कि इस पॉइंट से इधर भी 3 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से इधर भी 3 सेंटीमीटर है, तो फिर ये पॉइंट क्या हुआ, इस लाइन का मिड पॉइंट। इस पॉइंट से इधर भी 3 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से इधर भी 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट फिर क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट। तो जब पता चल गया कि C और D मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, CD जो कि इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है, तो ये साइड फिर मेरे बेटे इस साइड के साथ पैरेलल होगी, क्योंकि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है वो तीसरी साइड के साथ पैरेलल होती है। हमने अभी वेरीफाई कर लिया कि C और D दोनों मिड पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से इधर भी 3, इस पॉइंट से ऊपर भी 3, इससे नीचे भी 3, इससे ऊपर भी 3, लिहाजा ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब मेथड फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। आपने बताना है कि AB जो है वो 8 है, OA 6 है, OB भी 6 है, क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस है। अब OC और OD दोनों छोटे सर्कल की रेडियस है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब AC और BD की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, इस सारी लेंथ में से ये लेंथ माइनस करोगे, ये मिल जाएगी, इस सारी में से ये माइनस करोगे, ये मिल जाएगी। वही काम मैंने यहां पर किया, OA माइनस OC, OB माइनस OD, तो आपको AC और BD की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। यहां से कंफर्म हुआ, आप लिखेंगे फ्रॉम द अबव डाटा इट इज क्लियर दैट द पॉइंट C एंड D आर द मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट है, तो फिर इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के साथ पैरेलल होगी अकॉर्डिंग टू मिड सेगमेंट थ्योरम। लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो CD इज पैरेलल टू AB। प्रूव, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट में कहता है अगर AB की वैल्यू 8 हो, CD की वैल्यू बताओ। अगेन मिड सेगमेंट थ्योरम इस्तेमाल करो कि जो लाइन आपको मिली है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, उसकी लेंथ तीसरी साइड के साथ आधी होती है, यानी अगर ये 8 है तो ये 4 होगी। ठीक है, तो लिख दो, एंड द साइड ज्वाइनिंग बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जिन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमने ये लाइन बनाई है, तीसरी साइड की लेंथ के साथ ये आधी होती है, यानी अगर ये 4 तो ये 8 तो ये 4। ठीक है, सो CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। तो AB की वैल्यू कितनी है जी, 8, उसने खुद बताई है, 2 से डिवाइड करो 4 सेंटीमीटर, जवाब मिल जाएगा, मसला हल हो गया आपका। तीसरा और थोड़ा सा लेंथी, वो बेटा इन दोनों के दरम्यान हमने जो है वो फासला मालूम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये डायग्राम काफी नहीं है। ओके, क्या करें फिर, हम यहां से O से ना, जो सर्कल का सेंटर है, यहां से इस कार्ड और इस कार्ड दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। तो इसके ऊपर जब कार्ड ड्रा कर लिया तो इसके दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। कार्ड कह रहा हूं, सॉरी, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पे भी, इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल में बात की थी कि अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से चल के जाएगी और वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो वो कार्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अब ये भी मालूम किया कि भाई जो CD है वो 4 सेंटीमीटर है, अगर CD 4 है तो CD के 2 बराबर हिस्सों में काटो ना, 2-2 सेंटीमीटर आएगा। उसने क्वेश्चन में बताया AB 8 है, तो AB को 2 हिस्सों में काटो ना, 4-4 आएगा, तो लिख दिया ऐसे हमने। अब देखो जी, अब आपने ऐसा करना है, एक ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली, ये छोटी वाली चुन्नी में नीचे, इस ट्रायंगल को और इस बड़ी वाली ट्रायंगल को, इसको, ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को ना आपने कंपेयर करना है। वहां से आपको बेटा ये वाली चीज मिलेगी EF। ठीक है, बल्कि इसकी वैल्यू मालूम करोगे, यानी O से E तक, फिर O से F तक, दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी EF। ओके जी, तो पहले आपने बताया कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जी ऑन द कॉर्ड AB एंड CD, और कहां से, सर्कल के सेंटर से, जो कि बाइसेक्ट करता है बराबर हिस्सों में, इसलिए CE और ED बराबर है 2 सेंटीमीटर, और AF और FB बराबर होंगे, और कितने कितने होंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल छोटी जो पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं एक्सरसाइज 9.2 के अंदर, उसी तरह के प्रॉब्लम ये भी आ गया हमारे पास। तो ट्रायंगल OEE और ट्रायंगल OFB, इन दोनों के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने
उधर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब छोटी ट्राइंगल के अंदर जो इसमें हाइपोटेन्यूज है वो OC है और बेस है CE और परपेंडिकुलर है OE। वैल्यूज पुट करो, क्योंकि OC जो है वो एक तरह से छोटे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और CE की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है परपेंडिकुलर ड्रा करके, दो बराबर उसमें काटा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर OC उसी तरह रहने दे। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो जाएगा 5, तो OE का स्क्वायर 5 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू OE आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर लिख दो। इसी तरह से OFB, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है OB और इज इक्वल टू बेस है इसमें FB और परपेंडिकुलर है OF। वैल्यूज पुट करो, OB की वैल्यू 6, FB की वैल्यू 4, उधर से देख के OF मालूम करना है वैसे लिखना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इधर ले आओ 36 में से 16 गए तो 20, 20 बराबर है F के स्क्वायर के, OF के स्क्वायर के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये बन जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, कैलकुलेटर से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सो OF का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, OF इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों वैल्यू आ गई। मतलब आपके पास यहां से लेकर यहां तक भी लेंथ आ गई, यहां से लेकर यहां तक भी लेंथ आ गई, दोनों को माइनस कर लोगे। EF की वैल्यू निकालने के लिए OF में से OE को माइनस करना पड़ेगा। ये देखो ना, आपने निकालनी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक जो लेंथ है ना ये OF, इसमें से माइनस कर दो OE को, तो OF माइनस OE 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी 2 एप्पल में से 1 एप्पल गया तो एप्पल बच गया, 2 एप्पल माइनस एप्पल 1 एप्पल। तो ये बेटा हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स सेंट्रल एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। बेटा कोई सर्कल होगा, उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको हम आर्क कहते हैं, उस आर्क की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री है, यानी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। ओके, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क। आप एक ऐसी आर्क का सेंट्रल एंगल मालूम कीजिए हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब उसने कहा कि 4 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 8 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है बेटा। तो याद रखिए आर्क लेंथ और एंगल थीटा के दरमियान जो रिलेशन होता है वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम एंगल की वैल्यू को मालूम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, उसके अंदर एक आर्क ले लीजिए। अब ये जो आर्क की लेंथ है इसको हम L से शो करते हैं, ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है सेंट्रल एंगल उसको हम थीटा से शो करते हैं, और R उस सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, यह हमने एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर ये एक आर्क शो की है AB जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है सेंट्रल एंगल वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमने एक और आर्क यहां पे शो करनी है CD जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, वो इस सेंटर के साथ क्या एंगल बनाएगी वो एंगल हमें मालूम करना है, ठीक है बेटा। ओके जी, तो देखिए अब ये आर्क लेंथ हमें बताई जा रही है और एंगल थीटा हमें मालूम करना है, तो उनके दरमियान रिलेशन ये है, लेकिन इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए हम एंगल थीटा की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या बेटा, रीजन ये है कि देखिए L इज इक्वल टू आर थीटा है ना, तो अगर आप थीटा की वैल्यू जानना चाहते हो तो फिर L और R दोनों की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। तो फिर जो हमें पहले इंफॉर्मेशन बताएगी ना ये वाली, कि जिस आर्क की लंबाई 4 सेंटीमीटर है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम R की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर हम वो R की वैल्यू इसमें इस्तेमाल करके एंगल थीटा आसानी से मालूम कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हमने जो रिलेशन इस्तेमाल करना है L इज इक्वल टू आर टाइम थीटा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर पहले पार्ट में देखा जाए तो L जो है वो आर्क लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द आर्क AB इज इक्वल टू रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल। इस आर्क का सेंट्रल एंगल क्या था, AOB, ठीक है। तो अब यहां पर इस आर्क की लेंथ है 4, रेडियस हमें पता नहीं है, R लिख दीजिए ऐसे ही, और एंगल AOB यानी जो सेंट्रल एंगल था वो उसने खुद बताया 60 डिग्री का है, लेकिन 60 डिग्री नहीं पुट करना है, इसमें जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो 60 डिग्री को ना हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, ताकि वो रेडियन में आ जाए, तो ये बन जाएगा π/3 रेडियन, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 6 1 द 6, 6 3 द 18 होता है, इसलिए π/3 रेडियन आ गया। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री बजाय π/3 रेडियन पुट किया। अब बेटा क्या होगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, ये इधर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, पाई मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर। यहां से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही एक प्रॉब्लम था कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं थी, अब हमें रेडियस की वैल्यू पता चल गई है। अब हम अपने मेन पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ये जो सेकंड आर्क है
ए सी डी वाली, उसके ऊपर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू रेडियस टाइम सेंट्रल एंगल सी ओ डी। अब इस आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो सी ओ डी है, ये वाला जो हमें मालूम करना है, ये एंगल सी ओ डी आ गया। ठीक है, अब इस आर्क की लंबाई बताई गई है 8 सेंटीमीटर, आर्क लिख दिया हमने। रेडियस की वैल्यू 12/पाई है, वो भी लिख दिया हमने। सीओडी एंगल को एज इट इज लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब पाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, तो 4 2 द 8 होता है, 4 3 द 12 होता है, 2/3 पाई आ गया। अब ये आपके पास एंगल आ गया सीओडी 2/3 पाई/3, ठीक है, 2π/3। लेकिन हमारा जो बुक में आंसर है वो डिग्रीज में है, तो आपने अगेन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो, जब आप डिग्री से रेडियन में गए थे ना, तो आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया था। अब जब आप इसको रेडियन से डिग्री में लेके जाओगे तो उलट कर दोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं रफ वर्क में यहां शो कर देता हूं, 2π/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 180/पाई से, तो पाई से कट जाएगा, ठीक है। और 3 1 द 3 और 3 6 द 18, सही है। और 0 2 × 60 करेंगे तो बेटा 120 डिग्रीज आता है। इस तरह से आपके पास ये जो एंगल डिग्रीज में आएगा 120 डिग्रीज आएगा। Question number 7. Given that M is a midpoint on circle centered at point P. एक सर्कल है जी, सर्कल बना लीजिए। उस सर्कल का जो सेंटर है वो P है और उसका जो मिड पॉइंट है वो M है। हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उसे कह देते हैं ये पॉइंट M है। ओके, इफ M is equidistant from 2 radii, अगर M 2 रेडियाई से बराबर फासले पर है, उन रेडियाई के नाम क्या है, PE एंड PF, देन शो दैट ME आर्क इज इक्वल्स टू MF आर्क। अब आपने ये शो करना है कि फिर ME आर्क और MF आर्क बराबर है। तो यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं E, तो ये बन जाएगी ME आर्क। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए F, तो ये बन जाएगी MF आर्क, ठीक है। E को ज्वाइन कर दीजिए P से, तो ये बन गया पहला रेडियस EP, और F को ज्वाइन कर दीजिए P के साथ, तो ये बन जाएगा दूसरा रेडियस PF, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो M है ना, M वो इस रेडियस से और इस रेडियस से बराबर फासले पर है। तो याद रखिए, M एक पॉइंट है और रेडियस एक लाइन है, और एक पॉइंट का लाइन से जब भी फासला निकाला जाता है तो यहां से सीधा परपेंडिकुलर हम उसके ऊपर ड्रा करते हैं, ठीक है। एक लाइन का एक पॉइंट से फासला हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, और यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया, मैंने रीजन बताई है कि पॉइंट का लाइन से फासला हमेशा होता ही परपेंडिकुलर है, सही है बेटा। उसके बाद ये आपके पास सिचुएशन आ गई, इसको कोई आप नाम देते, जैसे मैंने डायग्राम में Q और R दिया, अब इसको Q इसको R। अब उसने कहा कि इस पॉइंट का इस रेडियस से फासला, इस पॉइंट का इस रेडियस से फासला बराबर है, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है MQ और MR दोनों लेंथ जो है वो बराबर है, ठीक है बेटा। आपने साबित करना है कि ये आर्क और ये आर्क क्या है, दोनों बराबर है। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए यूं, सही है बेटा। तो ये आपके पास डायग्राम जो है इस तरह से रेडी हो जाएगी। मैंने इसलिए बनाई है ताकि बच्चों को डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेटे हमारे पास आ गई जी फाइनल डायग्राम, ठीक है। अब जरा ध्यान करो, हमें मालूम करनी है कि ये जो EM आर्क है और MF आर्क है ये बराबर है या नहीं, इनको चेक करना है, या ये कॉन्ग्रेंट है या इक्वल कॉन्ग्रेंट एक ही चीज है, ठीक है, परेशान नहीं होना उससे। अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये मैंने नीचे अलग से डायग्राम बनाई है, देखो इस आर्क का सेंट्रल एंगल और इस आर्क का सेंट्रल एंगल, ये है जी MPE और ये है MPF, ठीक है। ये एंगल अगर हमने किसी तरह से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया या कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली ये आर्क इस आर्क के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक सर्कल के अंदर अगर दो सेंट्रल एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट जो आर्क बनती है वो आर्क भी क्या होंगी, बराबर होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन मिल गया हमें यहां से कि हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर देना है। अगर ये प्रूव हो गया तो फिर ये आर्क इस आर्क के बराबर हो जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करें। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की ना, P को हमसे ज्वाइन कर दिया, एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रेंट होगी तो फिर इसका हर एंगल उस हर एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये इक्वल है। तो ये इक्वल हो गए तो फिर इसका मतलब है कि अपोजिट इन्हीं एंगल के अपोजिट तो ये आर्क बनी हुई है, सेंट्रल एंगल के अपोजिट, तो वो आर्क भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यही बेटा हमारे पास स्ट्रेटजी होगी।
स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपने पहले बताना है कि PE और PF दोनों बराबर है। क्यों? रेडियस है ना, PE और PF। ठीक है, ये देख लो, P से E, P से F दोनों क्या है? बराबर है। ओके, प्रूफ क्या करना है कि ME आर्क MF आर्क बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने बेटा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने। ज्वाइन पॉइंट P विद M एंड ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम M ऑन बोथ रेडियाई। ठीक है, दोनों रेडियस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। वो क्यों ड्रा किए, मैंने लॉजिक बताई आपको। ठीक है, अच्छा, अब दो ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल को मैंने यहां अलग से दिखाया जी, PQM और PMQ कह लीजिए और PMR कह लीजिए। PMQ और PMR, इन दो ट्रायंगल का हमने कंपैरिजन करना है। अब इसमें हमें पता है बेटा, ट्रायंगल के अंदर ना टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। लेकिन अगर इनमें से 3 कंपोनेंट मैच कर जाएं तो बाकी 3 को हम चेक नहीं करते। ठीक है, और हम कह देते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल है वो दूसरी ट्रायंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि एटलीस्ट वन साइड का शामिल होना जरूरी है। अगर तीनों एंगल शामिल हो, इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के बराबर है, फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट। फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी सिमिलर ट्रायंगल होगी, बट वो हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। ठीक है, तो एटलीस्ट वन साइड का होना जरूरी होता है। अब देखो जरा, अब ये साइड और ये साइड देख लो, इसमें दोनों के दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो हमने बता दिया PM और PM, एक ट्रायंगल की PM दूसरी की ट्रायंगल की PM, दोनों में कॉमन है, एक ही है दोनों की कॉमन, तो ये डिफरेंट हो ही नहीं सकती। तो हमने लिख दिया रीजन उसकी यहाँ पे कि ये साइड कॉमन है, इसलिए बराबर है। दूसरी चीज, MQ और MR। MQ क्या है? उस मिड पॉइंट का इस रेडियस से फासला, मिड पॉइंट का उस रेडियस से फासला। उसने क्वेश्चन में बताया है कि इस M मिड पॉइंट का जो है वो दोनों रेडियस से फासला बराबर है, तो वो उसने खुद क्वेश्चन में बताया है, तो वो गिवन है, इसलिए हमने कह दिया चलो ठीक है। तीसरी चीज बेटा ये है कि देखो, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना इसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर, क्योंकि पॉइंट का लाइन से फासला परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो इट इज श्योर कि 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल MQP, ये देखो MQP, ये एंगल 90, तो MRP ये भी 90, क्योंकि दोनों में परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, और मैंने बताया था 3 कंपोनेंट मैच करने चाहिए और एटलीस्ट वन साइड मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो 2 साइड इंक्लूड होगी। तो अब यहां से एक चीज क्लियर होगी कि 3 कंपोनेंट मैच करके बाकी कंपोनेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम कह देंगे कि पूरी की पूरी ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख देंगे जी, ट्रायंगल MQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MRP। अब मैंने नाम के वो वर्ड्स आगे पीछे कर दिए, उससे परेशान नहीं होना, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब है कि आप इसका हर एंगल दूसरी हर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा, हर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ इक्वल होगी या कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो जब ये ट्रायंगल ही हमने साबित कर दी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर अब हमारे मतलब का जो एंगल है वो ये वाला है। ठीक है, ये QPM या MPQ, ये MPR, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल भी फिर आपस में क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो QPM, ठीक है, और RPM, ये दोनों क्या हो गए बेटा? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और उसमें रीजन बताएंगे कि क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दरअसल क्या है? इन दोनों आर्क के सेंट्रल एंगल है। ये देखो ना, इसका सेंट्रल एंगल है ये वाला, और इसका सेंट्रल एंगल है ये वाला, यही वाला एंगल है ना, ये देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल साबित हो गए। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब है फिर ये दोनों आर्क भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह से बेटा हमने इस चीज को प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर 2 सर्कल्स सेंटर्ड एट A and B रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल्स दीजिए जिसमें एक का सेंटर A हो और दूसरे का सेंटर B हो। ये पहला सर्कल A सेंटर के साथ, ये दूसरा सर्कल B सेंटर के साथ। डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी गई है। CD and EF are their chords such that CD is equals to 12 cm and EF is equals to 8 cm। अब इसमें 2 कार्ड्स हैं, एक CD और एक EF, इस तरह से कि CD कार्ड की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और EF कार्ड की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ओके, और बच्चों बताया जा रहा है कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EBF। C से चले, A से मुड़े, D पे पहुंचे, CAD यानी ये वाला एंगल वो बराबर है एंगल EBF के। E से चले, B से मुड़े, F पे पहुंचे, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल A। सर्कल A का रेडियस मालूम कीजिए। इफ रेडियस ऑफ सर्कल B इज 4 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ सर्कल B जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर हो, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाला लाइन रेडियस होती है ना, तो इधर हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर ये रेडियस है। और ये भी सर्कल से सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, इसको भी रेडियस कहते हैं। तो
आर रेडियस बराबर है AC के, उसकी वैल्यू बेटा हमने मालूम करनी है। ठीक है, ओके जी। अब हम किस तरह से मालूम करेंगे इसकी वैल्यू को? देखिए बेटा, एक आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, इसी तरह एक यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल एक बड़े सर्कल में बनी हुई है, वो एक छोटे सर्कल में बनी हुई है। अब एक चीज तो होता है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक बड़ी एक छोटी है, हाँ, लेकिन ये सिमिलर हो सकती है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिनमें तीनों एंगल मैच करते हैं, मगर साइड्स के दरमियान रेशियो सेम होती हैं, साइड्स बराबर नहीं होती, यानी ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इन साइड्स में रेशियो सेम होती है। लाइक अगर इसको देखा जाए, ये इसका डबल है ना, तो फिर ये साइड इसका डबल होगी, फिर जो ये साइड है वो इसका डबल होगी, यानी साइड्स में रेशियो सेम होती है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर हमने ये साबित कर ले कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम अननोन रेडियस की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे साबित किया जाए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यानी इनके तीनों एंगल सेम है। तो बहुत आसान है, एक एंगल तो उसने बता दिया हमें। ठीक है, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको ना रफली यहां पे बनाता हूं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई और ये मेरे पास दूसरी ट्रायंगल आ गई। ठीक है, अब इसमें ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल सेम है, ये इसने खुद बता दिया हमें। ठीक है बेटा, अच्छा, अब देखो, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या सर्कल के रेडियस कभी बदलते हैं? नहीं बदलते, यानी ये साइड के इक्वल है। तो अगर दो साइड्स इक्वल हो एक ट्रायंगल में, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो ये भी दो साइड इक्वल है यहां पर, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। इट मींस कि ऑपोजिट जो एंगल होंगे इन साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। अब अगर फर्ज कर लो कि मैं कहता हूं जी ये वाला एंगल है 80, ठीक है, और ये वाला भी है 80, क्योंकि दोनों बराबर जो हुए, तो फिर ये कितने कितने होंगे, टोटल होता है 180। 80 ये है, पीछे रहा 100 रह गया, तो ये क्योंकि बराबर है तो 50-50 आएंगे, 50 इधर 50 इधर, इसी तरह 50 इधर 50 इधर, तो बोलो साबित हुए ना। इसलिए याद रखो कि अगर दो ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, ठीक है, और उनकी इक्वल साइड्स के दरमियान एंगल सेम है, यानी ये साइड इक्वल है ना, उसके दरमियान एंगल, ये साइड सेम है, उसके दरमियान एंगल ये इक्वल है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, मैंने साबित कर दिया कि अगर ये एंगल 80 है, ये एंगल 80 बराबर हुए, और ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, फिर ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे, जितनी भी वैल्यू हो उसकी मगर बराबर होंगी। ठीक है, तो अब अगर ये 80 है, पीछे बचा 100, तो 50-50 आएगा। इसी तरह ये भी 80 है, पीछे बचा 100, 50-50 आएगा। तो साबित हुआ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या है, आइसोसेलेस, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी साइड्स के दरमियान रेशियो सेम होती है। ठीक है, मैंने डिटेल में जाके आपको सारी जो है वो बातें बता दी, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट से ताल्लुक रखती है। बाकी आपने सिर्फ इतना लिखना है इसके अंदर कि ACD और BEF दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, क्योंकि इनमें दो साइड सेम है। ठीक है, और एक एंगल CAD और EBF ये दोनों उसके अंदर इक्वल हैं। तो इफ एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स ऑफ द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सेम, देन ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। लिहाजा ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गई हैं, तो अब इनकी साइड्स के दरमियान रेशियो सेम होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल करके हम रेडियस मालूम कर लेंगे। सो रेशियो बिटवीन द साइड्स विल बी सेम। ठीक है, अब इसमें एक साइड मैंने ले ली है AC और BE, देखें ये AC और ये BE, इसके दरमियान जो रेशियो होगी ना, वही रेशियो आपके पास CD और EF के दरमियान में होगी, ये CD और EF। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये छोटी ट्रायंगल की साइड, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, ये छोटी ट्रायंगल की साइड, इनमें जो रेशियो है ना बेटा वो सेम होगी। अब देखिए AC हमने मालूम करना है, एज इट इज रखो। BE की वैल्यू हमें पता है, BE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, CD की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 12 सेंटीमीटर है। EF की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, EF कहाँ है जी, EF ये 8 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर पुट कर दो।
ठीक है। तो अब ये 4 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, सो AC इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे 4 1 द 4, 4 2 द 12, 4 2 द 8 और 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके पास डायरेक्टली इसकी रेडियस की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज इक्वल टू CD। इस फिगर में ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी 4 कोनों वाली शेप होती है जिसके चारों किनारे सर्कल के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये वर्टेक्स है सर्कल के ऊपर, ये वर्टेक्स सर्कल के ऊपर, ये भी सर्कल के ऊपर, ये भी सर्कल के ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें बताया जा रहा है कि AB CD के बराबर है, AB और CD ये दोनों बराबर है। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। आप ये साबित कीजिए कि जो AC है और जो BD है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है बेटा। तो हम कैसे उनको प्रूव करेंगे, देखिए यहां पर ये एक ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। अगर हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फिर इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, यानी सिंपल वे में कहूं तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर बेटा काम करना है। तो गिवन में बताया गया कि AB और CD दोनों बराबर है, प्रूव करना है कि AC और BD दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं जिसमें ये साइड जिसको हमने प्रूव करना है और ये वाले ट्रायंगल जिसमें ये साइड है जिसको हमने प्रूव करना है, इसके इक्वल, ठीक है। उन दो ट्रायंगल्स को हम यहां कंसीडर कर लेते हैं कि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ट्रायंगल AOC का ट्रायंगल BOD के साथ, ठीक है, AOC और BOD। अब देखिए बेटा, ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का एक पॉइंट, ये रेडियस, और यहां देखिए इस सर्कल का सेंटर, ये भी सर्कल का एक पॉइंट, ये भी रेडियस। तो OA और OB दोनों बराबर हो जाएंगे, लिखिएगा OA OB के बराबर है। इसी तरह से OC OD के बराबर है, ये देखिए OC सर्कल का रेडियस, OD सर्कल का रेडियस, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया ये भी कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रीजन बता दी, दो साइड हमने इन दोनों ट्रायंगल की प्रूव कर ली है। अब हमें एक एंगल को भी चेक करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे, हम जानते हैं कि अगर दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले, ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होता है, जिनको वर्टिकल एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस एंगल का नाम AOC, यानी A से चले O से मुड़े C पे पहुंचे AOC, और BOD B से चले O से मुड़े D पे पहुंचे BOD। ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। जब ये एंगल बराबर है उसकी रीजन भी देनी पड़ेगी कि वर्टिकल एंगल है और वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन, दोनों कट कर रही है, तो ये एंगल जो है वो आपस में फिर लाजमी तौर पे बराबर होंगे। तो 3 हमें जो है वो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यानी एक ट्रायंगल के अंदर टोटल कंपोनेंट्स होते हैं 6, लेकिन उनके अगर कोई से 3 कंपोनेंट मैच कर जाए इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन साइड, एक साइड का शामिल होना जरूरी है, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल के बाकी कंपोनेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी कंपोनेंट्स भी बराबर ही होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब उसकी भी लॉजिक देना पड़ेगी भी कैसे कह दिया हमने कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई है, ठीक है। साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, ये पोस्टुलेट यूज करते हुए हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। जब हमने ये साबित कर दिया कि जो ये वाली ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इसकी जो ये वाली साइड है, ये साइड, वो साइड फिर इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो आप इसकी हर साइड कोरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड के साथ बराबर होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, लिहाजा AC जो है वो BD के आगे कॉन्ग्रुएंट, या उसको कह दीजिए इक्वल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी बेटा, कॉन्ग्रुएंट से या इक्वल से आपने घबराना नहीं है, एक ही मतलब है इन दोनों का, ठीक है। ओके डी, सो AC इज इक्वल टू BD, यही हमने प्रूव करना था बेटा, वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर, दी गई इस फिगर में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंस्क्राइब इन अ सर्कल सेंटर्ड एट O, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है जिसका सेंटर क्या है जी, O है। प्रूव दैट AD लाइन बाइसेक्ट एंगल BDC, साबित करें कि जो AD लाइन है वो एंगल BDC को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये देखिए जी BDC ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल जो है ना BDC ये बनता है, ठीक है ना। ये BDC एंगल है और साबित करना है कि ये AD लाइन जो है वो इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए
उसने कहा कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें दो साइड बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, नजर आ रही है। अगर ये दो साइड बराबर होगी तो देखा जाए तो ये साइड जो है AB, ये सर्कल का एक कार्ड है क्योंकि दो पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। AC भी सर्कल का एक कार्ड है, वो भी सर्कल के दो पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। तो अगर सर्कल के दो कार्ड बराबर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क भी बराबर होती है, मतलब कि AB आर्क और AC आर्क भी बराबर है। मैंने यहां दिखाया AB आर्क और AC आर्क दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये दोनों आर्क बराबर है तो आर्क के जो कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। सर्कम एंगल वो होता है जो सर्कमफेरेंस के साथ टच होकर बन रहा होता है, मतलब यहां से सेंटर से नहीं, सर्कमफेरेंस से बन के आ रहा है, तो इसको सर्कम एंगल कहते हैं। ये भी सर्कम एंगल है। अगर ये दोनों आर्क बराबर हैं तो इनके बनने वाले जो एंगल है वो बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल बराबर है। तो साबित हो जाएगा कि ये लाइन जो है वो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये कि ये हिस्सा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आज इसकी सॉल्यूशन के ऊपर लिखेंगे गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि दो साइडें इक्वल होंगी, AB AC के बराबर है। अब अगर दो साइड इसके बराबर है, यही दो साइड इस सर्कल के दो कार्ड है, दो कार्ड बराबर होंगे तो उन कार्ड की जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होती है वो बराबर होंगी, देन कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स विल बी इक्वल। तो AB आर्क जो है वो AC आर्क के बराबर आ जाएगी, और जब दो आर्क बराबर होती है तो उन आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे वो सेंट्रल एंगल हो चाहे वो सर्कम एंगल हो, वो बराबर होते हैं। देन सर्कम एंगल ऑफ दिस आर्क विल बी इक्वल। ठीक है, तो एंगल ADB देखें, इस आर्क का एंगल क्या है ADB और इस आर्क का एंगल क्या है ADC, तो फिर एंगल ADB और एंगल ADC भी बराबर होंगे। ठीक है, जब एंगल ADC और ADB दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, इसने इन दोनों को बराबर हिस्सों में काटा, तो ये फिर बाइसेक्टर हुई ना। सो AD बाइसेक्ट द एंगल BDC साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ABCDE is a pentagon inscribed in a circle। बेटा ये फिगर दी गई है इस क्वेश्चन के साथ, और इसमें ABCDE ये एक पेंटागन है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, यानी इस पेंटागन के जो पांचों किनारे हैं वो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर पाए जाते हैं। पेंटागन ऐसी शेप को कहते हैं जिसके पांच कोने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटा, ओके। इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, अब इसके अंदर A से B तक जो लाइन है, यानी ये कार्ड है सर्कल का, क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, और BC जो कि एक और कार्ड है, और CD ये भी एक कार्ड है, ये तीनों बराबर है। देखें AB BC एंड CD, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, बराबर है। और आपको बताया जा रहा है एंगल BCD इज 130, B से चले C से मुड़े D पे पहुंचे, BCD ये वाला एंगल 130 है। एंड एंगल BAE कहां है, BAE यानी B से चले A से मुड़े E पे पहुंचे, ये वाला एंगल वो 120, ये भी बता दिया गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना है एंगल ABC एंगल मालूम करना है। ABC कहां पर है, ये देखिए यहां पे ABC यानी ये वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है, दूसरा CDE कहां है जी, CDE यानी ये वाला एंगल मालूम करना है। तीसरा एंगल है जी AED कहां है, AED यानी ये वाला एंगल मालूम करना है। उसके बाद फिर एंगल EAD यानी यहां से यूं लाइन ड्रा करेंगे, यहां देखिए EAD ये, ठीक है ना, ये वाला एंगल आपने मालूम करना है। ये चार एंगल बेटा आपने मालूम करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता दूं जो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक चीज बेटा याद रखें कि अगर आपके पास एक आर्क है ना AB, जैसे ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये एक आर्क है AB, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस के साथ टच होकर जो एंगल बनाएगी ना उसको हम सर्कम एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से ये जो आर्क एंगल बनाएगी वो बराबर होगा। ये देखिए यहां से ये एंगल बन रहा है, ये भी x है, यहां से ये एंगल बन रहा है, ये भी x है, यहां से ये एंगल बन रहा है वो भी x है, यहां से ये एंगल बन रहा है वो भी x है। तो आपने याद रखना है कि ये आर्क AB जो है ना इस सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो बराबर होगा, इसको हम सर्कम एंगल कहते हैं। ये देखिए x x x x, इस कॉन्सेप्ट का मैंने इस्तेमाल करना है इसलिए पहले ही बता देता हूं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चार कोनों वाली शेप है, ठीक है, तो उसमें जो ऑपोजिट इसके कॉर्नर है यानी A के ऑपोजिट ये कॉर्नर, ठीक है, C के ऑपोजिट ये कॉर्नर D,
तो ए और बी ये अपोजिट कॉर्नर, सी और डी ये अपोजिट कॉर्नर है, और अपोजिट कॉर्नर्स के एंगल का जो सम होगा ना वो 180 होगा। यानी अगर मैं इस एंगल को इसमें ऐड करूंगा तो 180 आंसर मिलेगा, इस एंगल को इस एंगल में ऐड करूंगा तो भी मुझे 180 मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ए प्लस बी एंगल इज 180, ये ए और ये बी 180, ये सी और ये डी ये भी 180 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का सम भी 180 है और सी डी का सम भी कितना है हमारे पास 180 ही है। तो ये वाला एक और इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब मैंने हर एक पार्ट के साथ डायग्राम को उसके मुताबिक ड्रा किया है ताकि मेरे बच्चों को इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो हम एंगल मालूम करें वो एंगल AED है, AED ये वाला एंगल, ठीक है। यहां पर देखिए ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल हम पहले मालूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मालूम करना आसान है। किस तरह से आसान है? हमें बताया गया है कि AB कार्ड, BC कार्ड, CD कार्ड तीनों बराबर है। अगर ये तीनों कार्ड बराबर हैं, यानी ये AB, ये BC और ये CD बराबर है, तो ये इस सर्कमफ्रेंस के साथ जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, वो एंगल भी बराबर होंगे। ये देखिए यहां से जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, 1 2 3, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, तीनों कार्ड बराबर है। तो तीनों का इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा ना बेटा वो एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो ये और ये तीनों सर्कम एंगल सेम है, ठीक है। एक को हम कह देते हैं x, तो फिर ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये हमने पहला एक स्टेप ले लिया जिसमें हमने इनको तीनों को x के बराबर शो कर दिए, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस एंगल को मालूम कैसे करेंगे। ये एंगल बराबर है x प्लस x यानी 3x के बराबर है। तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल AED हमें पता चल जाएगा। तो अब बेटा यहां पर हम x एंगल की वैल्यू को कैसे मालूम करें? तो उसके लिए देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है BCDE, यानी 4 कोनों वाली ये एक शेप है ये वाली, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि जो ऑपोजिट इसके कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर जो भी एंगल है उनका सम कितना होता है मेरे बेटे 180। अब एक ये कॉर्नर है उसमें एंगल गिवन है आपको कि 130 एंगल है। एक ये कॉर्नर है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, उसमें 2 एंगल आ रही है, एक ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना। तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, यानी इस कॉर्नर पे एंगल है 2x और इस कॉर्नर पे एंगल है 130, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 ले लेंगे और वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले आप बताएंगे इक्वल कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल, ABCD और ABBCCD तीनों कार्ड बराबर है और इसलिए तीनों एंगल बनाएंगे वो भी बराबर बनेंगे। AEB, BEC और CED ये तीनों एंगल क्या बराबर, हमने इसको लेट कर लिया x के बराबर, ठीक है। तो जो AED एंगल बनता है वो इन तीनों का सम है। तो AED इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 3x। यहां तक आप इसको इक्वेशन 1 कह के रोक दीजिए। उसके बाद बेटा फिर हम इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाएंगे, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BCDE ये वाली, देखें BCDE ये जो क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 कोनों वाली शेप, इसका ये एंगल इस एंगल के ऑपोजिट है, इन दोनों का सम 180 होगा। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों एंगल ऑपोजिट है तो ये सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। ओके जी, तो अब यहां पर जो एंगल है BCD, ठीक है, और एंगल है BED। अब ये BCD यानी ये वाला एंगल, BED यानी ये वाला एंगल, ये पूरा यहां से लेकर देखें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल इसको पढ़ेंगे BED। इन दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। अब BED जो है वो x प्लस x 2x के बराबर है और BCD तो हमें दिया गया 130, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 130 को उधर जाकर माइनस कर दीजिए 50 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या होगी 50 के साथ 2 को डिवाइड कर दें 25। आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 25 है। तो एंगल AED वो 3 टाइम x के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल AED इज इक्वल टू 3 टाइम x, तो x की वैल्यू 25 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 75 डिग्री, तो एंगल AED इज इक्वल टू 75 डिग्री। पहला हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हम आएंगे जी नेक्स्ट एंगल के ऊपर, फिर A पे आ जाइए। एंगल ABC को मालूम करना। एंगल ABC कहां है जी, ABC यानी ये वाला एंगल, A से चले B से मुड़े C पर पहुंचे, ये वाला एंगल ये देखिए यहां पर
ये, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल का सहारा लिया था, वो ये वाली थी, ये वाली। अब हम इसकी बजाय यहां पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और ये वाली क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इसके भी 4 कोने, देखो 1 2 3 और 4, ये एक क्वाड्रिलेटरल आ गई। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो इन दो एंगल का सम भी हमारे पास कितना होगा, 180, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखिए जरा यहां पर इसमें ये वाली हम क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है जी, ए बी सी ई, ए बी सी ई। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है जो हमने मालूम करना है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। एंगल एबीसी प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ये एंगल 2x है, ये एंगल x है, ये देख लो, ये x फिर ये x फिर ये x। अब क्योंकि लाइन यहां पर लगाई हुई है तो ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, x प्लस x 2x, और ये एक x अलग रहा, तो ये 2x है और ये एबीसी है, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है। सो बेटा x की वैल्यू हमने मालूम की थी ना, यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, 25 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम x कितना होगा, 50 डिग्री। तो अब 50 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 में 50 निकालेंगे तो 130 आएगा, लिहाजा एंगल ABC जो है वो 130 के इक्वल है। तो ये वाला एंगल भी आपको मालूम हो गया कि दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आएंगे एंगल B के ऊपर, दैट इज CDE। CDE कहां पर है, पहले ये देखिए, CDE यानी ये वाला एंगल मालूम करना है आपके बार हमने, ठीक है ना, ये यहां पर सही है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है ना, वो देखिए ये जो हमने मालूम किया था x, तो x तो 25 था, 25 25 50 50 और 25 75, तो ये आ गया 75 डिग्री का। अब ये 120 बुक में गिवन था, ये अभी अभी हमने मालूम किया 130, वो यहां लिख दिया। ठीक है। ये वाला भी आपको बुक में गिवन है, 130 डिग्री का ये एंगल है, अब इसको मालूम करना है। तो एक जो पेंटागन होती है ना, उसके पांचों एंगल का सम 540 होता है। अब आपको कैसे याद रहेगा उसका तरीका मैं बता देता हूं बेटा। कोई भी आपके पास इस तरह की शेप है ना, ठीक है, आप इस तरह करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n इसके अंदर समझे कि कोने हैं जो उसके, अगर पेंटागोन है तो 5 कोने होंगे, तो 5 में से आप 2 को निकाल दीजिए, 5 में से 2 को निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 मिलेगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको अगर भूल जाए तो आप याद रख सकते हैं, या कोई भी और शेप अगर आपके पास आ जाए तो उसके तमाम एंगल का सम जो है वो कैसे निकालेंगे। अगर 6 कोनों वाली शेप है तो इधर 6 - 2 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 180। अगर 7-8 कोनों वाली शेप है तो उसी के मुताबिक फिर यहाँ पे n की वैल्यू, तो क्योंकि ये पेंटागोन है तो पेंटागोन में 5 कोने होते हैं, तो यहाँ पर 5 - 2 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 540। ठीक है। तो इस तरह से इसके तमाम एंगल का सम जो है वो 540 होता है। उसमें एक एंगल है आपके पास जिसको मालूम करना है जी, CDE, लिख दिया CDE, प्लस ये एंगल 75 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 130, तमाम एंगल का सम 540। अब इन सबको जमा किया तो बन जाता है 455 डिग्री। इसको उधर जाके माइनस कर दीजिए, सो CED इज इक्वल टू 540 - 455 दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये हमारे पास एक और आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है जी डी। ठीक है। अब डी पार्ट में क्या करना है, हमने मालूम करना है EAD एंगल। EAD कहां पर है, EAD यानी E से चले और A से मुड़े और D पे पहुंचे, EAD ये वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है। पहले बात जरा ध्यान से सुन लो, ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसमें ये एंगल 75 है, ये एंगल हमने मालूम करना है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये वाला जो है, अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से मालूम कर लेंगे भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो उसमें ये वाला अननोन है, ये दोनों नाउन है, तो हम इस अननोन की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। तो पहले हमने कोशिश करनी है इस वाले एंगल की वैल्यू को मालूम करना है। वो हम कैसे मालूम करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि AB और CD आर्क दोनों बराबर है, तो हम ऐसा करते हैं, A को D से तो ऑलरेडी जोड़ा ही हुआ है हमने, B को भी D से जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये एक AB आर्क है और एक BC आर्क है। ठीक है। ये आर्क कह लें या कार्ड, सॉरी कार्ड कहना चाहिए,
ये कार्ड है और ये भी कार्ड है, ए बी कार्ड और बी सी कार्ड, दोनों कार्ड बराबर हैं। अगर ये दोनों कार्ड बराबर हैं तो इनका जो सर्कम एंगल होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक कार्ड है ना ए बी, वो चाहे इस पॉइंट से एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, यानी ये वाला जो पॉइंट है, बेशक इस पॉइंट से एंगल बना के आ रहा है या बिल्कुल वो नीचे वाले किसी पॉइंट से एंगल बना के आ रहा है, वो आपको दिखेगा एंगल सारे के सारे सेम होते हैं, तो चेंज नहीं होते। तो ये वही ए बी आर्क है, देखिए यहाँ पर ए बी आर्क जो इस वाले पॉइंट से टच होके आ रहा था और ये एंगल एक्स बना रहा था। इसी तरह जब ये यहां से इस वाले पॉइंट से टच होके आएगा तो भी उसका एंगल जो है वो वही रहेगा, एंगल को बदला नहीं जाएगा, यानी ए यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद बी पे आएगा एंगल, तो ये एंगल भी एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये आर्क सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी एक जगह से टकराने के बाद वापस आएगी बी के ऊपर, तो वहां पर जो एंगल बनेगा बेटा वो एक्स ही बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से फिर मेरे बेटे हमारे पास ये एंगल भी एक्स है। अब क्योंकि ए बी और बी सी दोनों बराबर थे, अगर ए बी आर्क का बनाया हुआ एंगल एक्स हमने कहा था, तो बी सी आर्क का कॉर्ड का बनाया हुआ एंगल भी तो हमने एक्स ही कहा था, तो ये भी फिर जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस के इस हिस्से के साथ बन के आ रहा है वो भी एक्स ही होगा। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यानी 25 ये है और 25 ये है। अब देखो ये जो सारा एंगल था सी डी ई, वो भी अभी हमने मालूम किया, सी डी ई कितना 85 डिग्री का, यानी सी से लेकर डी और फिर ई, ये सारा एंगल टोटल जो है वो 85 है। उसमें से ये भी 25 है, ये भी 25 है, 50 85 में से 50 निकाल दो तो 35 बचेगा, तो ये वाला एंगल बनता है आपके पास 35। कैसे, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर बताएंगे भाई ए बी और सी डी दोनों कार्ड बराबर हैं, तो एंगल सेपरेटेड बाय इक्वल कार्ड आर इक्वल। अब ये इक्वल कार्ड जो एंगल बनाएंगे सर्कम एंगल वो भी बराबर होंगे, इसका मतलब है एंगल एडीबी और एंगल बीडीसी, यानी एडीबी और बीडीसी ये वाले दोनों एंगल वो भी फिर बराबर होंगे। हमने इसको कह दिया जी ये एक्स के बराबर है, और एक्स की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। हमें कैसे पता लगा कि ये एक्स है, क्योंकि ए बी कार्ड इस सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से टकराने के बाद वापस आ जाए, एंगल बना ले किसी भी एक पॉइंट के साथ, वो एंगल सेम रहेगा, एंगल बदलेगा नहीं। ठीक है, ओके, तो इसलिए हमने पता लगा कि ये भी 25 ही है, चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी, अब यहाँ पे आप बताएंगे जी एंगल सी डी ई, ये जो एंगल था सी डी ई, ये वाला एंगल पूरा, ये तीन एंगल का सम है, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। तो लिखिए एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई। ठीक है, अब इसमें बी डी सी एंगल जो है बी डी सी, ये एक्स के बराबर है, लिखो एक्स। एंगल ए डी बी किसके बराबर है, एक्स के, लिखो एक्स। एंगल उसके बाद ए डी ई, ये वाला एंगल जो है वो कितना है, ठीक है, हमें मालूम करना है, क्योंकि ये पता चलेगा तो फिर ये पता चलेगा, इसको ए डी ई वैसे लिखा रहने दें। ठीक है, और इन तीनों का सम 85 है, अभी हमने मालूम किया था ये सी डी ई। 85 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस ए डी ई, 25 इधर आएगा, दूसरा 25 इधर, दोनों माइनस हो जाएंगे, इसमें से तो 35 बचेगा, 85 में से 2 बार 25 माइनस करोगे 35 बचेगा। ये आ गया हमारे पास एंगल ए डी ई, यानी ये वाला एंगल जिसको हमने कह दिया कि ये एंगल है हमारे पास 35 डिग्री। ठीक है, जब ये 35 पता लग गया हमें, उसके बाद काम आसान है भाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम कितना होता है 180। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, ये वाली प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल की, और इसमें ए ई डी और एंगल ए ई डी, 2 बार ए ई डी लिख दिया मैंने मेरे ख्याल से गलती से। एक एंगल है जी हमारे पास ए ई डी, कौन सा जी, ए ई डी, यानी ये वाला। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एंगल है जी, नहीं ये ई ए डी है, ये ए ठीक लिखा है, ई ए डी, यानी ये वाला एंगल जो मालूम करना है। ठीक है, फिर है ए ई डी, यानी ये वाला एंगल, वो 75 बिल्कुल ठीक है। फिर ए डी ई, यानी ये वाला एंगल, वो 35 बिल्कुल सही है। इन तीनों का सम आ गया 180। अब बेटा ये ई ए डी तो मालूम करना हमने, और ए ई डी की वैल्यू 75 है और ए डी ई की वैल्यू 35 है, और ये बराबर तीनों का सम 180 के। इन दोनों को उधर जाके माइनस कर दो, 180 में से 75 माइनस 35, तो आपका जवाब मिलेगा 70 डिग्री। तो बेटा एंगल ई ए डी जो है वो 70 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक आपको सर्कल दिया गया है और बताया जा रहा है कि उस सर्कल का जो सेंटर है ना बेटा वो है O। ओके, डायमीटर्स AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें दो डायमीटर हैं, एक AB है, दूसरा CD है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर है। राइट, ओके। प्रूव दैट
line segment joining in order the end points of diameter form a square। कहता साबित करो कि डायमीटर की जो एंड पॉइंट है यानी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनको एक तरतीब के साथ अगर ज्वाइन किया जाए तो जो शेप बनती है बेटा वो एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इस शेप को ना स्क्वायर प्रूव करना है और हम जानते हैं कि एक स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके चारों एंगल भी 90 डिग्रीज के होते हैं। तो अगर हमने इसके अंदर ये जो बॉक्स लाइक शेप आपको नजर आ रही है इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया और इसके यहाँ पे कॉर्नर पे जो चारों एंगल्स हैं इन एंगल्स को भी हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो बॉक्स है वो एक स्क्वायर है। ठीक है बेटा, और क्या स्ट्रेटजी होगी, हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, उसके लिए हम सहारा लेंगे ट्राइंगल्स का। देखिए एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, चार ट्राइंगल्स हैं। इन चारों ट्राइंगल्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और मैं इनको दो दो करके इस बार कंपेयर नहीं करूंगा वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। पहले इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, फिर इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इकट्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन समझा देता हूं कि कैसे काम होगा। देखो बेटा फर्स्ट कर लें कि एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक इसमें ये साइड है OA, इसकी ये साइड है OB, दोनों सर्कल की रेडियस हैं क्योंकि सर्कल के सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है और रेडियस कभी सर्कल के डिफरेंट हो नहीं सकते इसलिए दोनों बराबर है। यहां देखिए इस ट्राइंगल के अंदर OA साइड, इस ट्राइंगल के अंदर OC साइड, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल इसी वजह से बराबर है। ठीक है ना बेटा, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स प्रूव हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए उसने बताया था डायमीटर जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है ना, तो ये एंगल भी आपस में दोनों इक्वल प्रूव हो गए। तो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड, लेकिन उसके कोई से 3 कंपोनेंट्स मैच कर जाएं इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइड, कम से कम एक साइड का शामिल होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। बाकी 3 कंपोनेंट्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जो है कॉन्ग्रुएंट ही होंगे या इक्वल ही होंगे। ठीक है बेटा, ओके, तो इस तरह से ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और बिल्कुल सेम मेथड से ये वाली इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन हमने अलग अलग नहीं करना, हमने सबको इकट्ठा प्रूव करना है। अगर ये OD, OA, OC, OB ये सारे सर्कल की रेडियस सारे बराबर होंगे तो इन तमाम ट्राइंगल्स के अंदर दो दो साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे ABCD दोनों डायमीटर हैं, बराबर होंगे। ठीक है, वरना आप ना भी लिखें, खाली ये लिख दें AB इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि ACBD जो है वो आपके पास एक स्क्वायर है। ACBD जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर है, ये चीज हमने साबित करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी इन चारों ट्राइंगल का हम आपस में कंपैरिजन करें। ट्राइंगल AOC, BOC, BOD, DOA, चारों का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें OA, OB, OC, OD चारों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, चारों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक ही बार में लिख दिया कि OA, OB, OC, OD सब बराबर है। अगर ये चारों रेडियस बराबर है ना तो इन ट्राइंगल की तमाम ट्राइंगल की जो आपस में दो दो साइड्स है ना वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, दो दो साइड इनकी मैच कर गई। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट हम एंगल की बात कर लेंगे। एंगल मैंने आपको बताया था क्योंकि वो दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर हैं तो हर ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 90 90 बन जाएगा। ठीक है, सो एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOD, एंगल AOD ये सब के सब 90, वजह क्या है ABCD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सब राइट एंगल है। तो दो दो साइड्स इन रेडियस के बराबर होने की वजह से मिल गई और एक एंगल इनका मैच कर गया जो कि उसने गिवन हमें बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो एंगल और एक साइड आपस में मैच कर गई। तो ऑल अबव ट्राइंगल्स, ये सारी ट्राइंगल जो है वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रीजन देना पड़ेगी। क्यों रीजन, क्या रीजन है जी, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक, यानी दो दो साइड और एक एक एंगल इनका मैच कर गया, दैट्स वाई ये कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये ट्रायंगल सारी कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। लिहाजा साबित हुआ कि AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DA, सबकी सब साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। ओके ठीक है, चारों साइड बराबर होगी, लेकिन अभी भी काम बाकी है, ये एंगल 90 प्रूव करना है हमने। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जरा बात ध्यान से सुनिए बेटा। ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, ये जो डायमीटर है ना, जैसे एक कार्ड सर्कम एंगल बना सकता है ना, ऐसे डायमीटर भी तो सर्कम एंगल बना सकता है। तो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर सर्कम एंगल जो बनाता है ना,
वो हमेशा 90 डिग्रीज होता है। अब ये देख लें, ये एक पॉइंट हमने यहां सेलेक्ट किया, एक पॉइंट यहां सेलेक्ट किया, एक पॉइंट यहां सेलेक्ट किया, आपको ये समझाने के लिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके ये एक सर्कम एंगल बना रहे डायमीटर वो 90 डिग्री ही होगा। ये देखें, जब यहां पर इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो यहां से हमारे पास एक सर्कम एंगल ये बन रहा है, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है। फिर यहां हमने सेंटर में एक पॉइंट सिलेक्ट किया, यहां से इधर लेके गए ऐसे और फिर इधर लेकर गए तो ये भी देखिए एंगल 90 डिग्री है। फिर हमने उस तरफ जाके बनाया एक एंगल, यहां पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया तो यहां से एक लाइन यूं गई और यहां से इधर आ गई तो ये एंगल भी 90 है। यानी किसी भी एक पॉइंट पे ऑन द सर्कमफेरेंस डायमीटर जो बनाएगा ना सर्कम एंगल वो होता ही 90 डिग्री है। तो डायमीटर का बनाया हुआ सर्कम एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ गई? तो आज अभी ये काम इसका आसान कर देते हैं। अब देखो ये पहला हमारे पास आ गया जी ये डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर आ गया, ठीक। ये डायमीटर जो है सर्कमफेरेंस के ऊपर इस पॉइंट से एंगल बना रहा है, यहां से इधर और फिर यूं, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि CD डायमीटर है, इसलिए सर्कम एंगल जो इसका कोई भी किसी भी पॉइंट पे बना लो वो होगा ही 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो ये अगर 90 डिग्री इसी तरह इस तरफ भी आ जाए, ये इस तरफ सर्कमफेरेंस एंगल बनाएगा वो भी 90 डिग्री। फिर इस डायमीटर पे आ जाए, ये इस सर्कमफेरेंस एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये डायमीटर इस सर्कमफेरेंस एंगल बनाएगा वो भी 90 डिग्री। लिहाजा प्रूव हो गया कि तीनों एंगल भी चारों हमारे पास 90 है। CBD कौन सा एंगल है? CBD यानी ये वाला एंगल, ठीक है, 90 डिग्री प्रूव हो गया। और CAD दोनों 90 के बराबर है। उसके बाद फिर दूसरा ADB यानी ये वाला एंगल, ठीक है, वो बराबर होगा ACB के, इस एंगल के, सब 90 है। तो साबित हो गया कि इसमें चारों साइड्स भी इक्वल है और चारों एंगल भी किनारों के ऊपर 90 डिग्री के हैं। लिहाजा आपके पास जो ABCD है ना वो एक स्क्वायर आप कह सकते हैं कि क्या नाम था इसका जी, ACBD इज अ स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर O इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपको एक फिगर दी गई है जिसमें एक सर्कल है और उसमें उसका सेंटर है GO। AB इज इक्वल टू CD, इसमें दो कार्ड हैं AB और CD बताया जा रहा है दोनों बराबर हैं। एंड एंगल OAB ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री का है। फाइंड एंगल AOB, आपने AOB ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। एंड एंगल COD एंगल भी हमें यहां पर मालूम करना है, ठीक है। आर दे एंगल इक्वल, क्या ये दोनों एंगल बराबर है? इफ यस देन वाई, अगर हाँ तो फिर वजह बताने की क्यों बराबर है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो यहां पे ना हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, क्योंकि देखो इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल है। वजह सर्कल का सेंटर और सर्कल का एक पॉइंट रेडियस बनता है, सर्कल का सेंटर सर्कल का एक पॉइंट रेडियस बनता है, तो रेडियस कभी डिफरेंट हो नहीं सकते। ये साइड इस साइड की इक्वल साबित हुई, मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर है, तो इसलिए कहेंगे ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर दो साइड बराबर है तो उन दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अब इस साइड का ऑपोजिट एंगल अगर 40 है तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। तो इधर भी हमने 40 लिख दिया। मालूम करना है हमने ये वाला एंगल। अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मालूम हो तीसरा मालूम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। तो दो की वैल्यू पुट करो तीसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एंगल OAB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी इसमें दो साइड क्या है? इक्वल है। ओके, वो कौन सी साइड्स इक्वल है? OA एंड OB दोनों इक्वल है, वजह रेडियस है, ठीक है। ओके, और इसी वजह से जो इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। OAB कौन सा है? OBA ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कितने? 40 डिग्री के। ओके, तो फिर हम ट्रायंगल OAB के अंदर ना ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब पहला एंगल OAB, दूसरा एंगल OBA, तीसरा एंगल AOB, ठीक है। इन तीनों का सम होगा 180। अब AOB भी 40 है और OBA भी 40 है, ठीक है। और AOB हमने मालूम करना है, उसको इसी तरह लिख दे 40 तो 40 80 उधर जाके माइनस कर दे, तो 180 में से 80 गए तो 100 बचेगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 100। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक ये कार्ड है, दूसरा ये कार्ड है। अगर एक सर्कल के अंदर दो कार्ड बराबर हैं तो वो कार्ड जो सेंटर से एंगल बनाएंगे वो एंगल भी बराबर होगा। तो अगर इस कार्ड का सेंट्रल एंगल आपके पास 100 है
तो इस कार्ड का सेंट्रल एंगल भी आपके पास 100 ही आएगा। तो हम लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कार्ड बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ऑफ द इक्वल कार्ड्स आर इक्वल। और ये आपकी रीजन भी आ गई कि भाई क्यों बराबर है। ठीक है, तो उसमें आप बता देंगे एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी 100 था, इसलिए सी ओ डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 100 आ गई। और आपका आंसर यस में लिख देंगे, यस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये रीजन और ये आंसर आपका यस में आ गया। Question number 14. In the figure, diameters AB and CD of circles are perpendicular. बेटा ये फिगर दी गई है जिसमें एक सर्कल है और बताया जा रहा है इसमें दो डायमीटर हैं AB और CD जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है प्रूव दैट ऑल द कार्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल। साबित कीजिए कि इसमें जितने भी कार्ड हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो है वो सेंटर के साथ बराबर एंगल बनाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड एंगल पीसीबी एंड एसीबी। एसीबी और पीसीबी दोनों एंगल मालूम कीजिए। पीसीबी कहाँ है, पी से चले, सी से मुड़े, बी पर पहुंचे, ये वाला एंगल पीसीबी ये मालूम करना है, और एसीबी एसीबी ये वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड में कहता है फाइंड अदर एंगल दैट आर इक्वल टू द एंगल एसीबी। एसीबी एंगल के बराबर जो और एंगल है वो भी आपने बताने हैं कौन कौन से इसके बराबर है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन। आप इस सर्कल के अंदर जो एक हमारे पास पॉलीगॉन बनी है उसका नाम बताना है कि ये कौन सी है, क्या ये पेंटागन है या फिर ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है या फिर कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्या है वो हमने बताना है। ओके, और उसके बाद फिर है जी 5वां पार्ट, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्सेस ऑफ पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन जो है ना, ये जो अंदर बनी हुई है इसके अंदर ये वाली इसके वर्सेस से कितने सर्कल पास कर सकते हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 1 से, दैट इज हमने यहाँ पे प्रूव करना है दैट ऑल द कार्ड्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल। जितने भी कार्ड हैं वो बराबर सेंट्रल एंगल बनाते हैं। ठीक है, यानी सेंटर के साथ सबका एंगल बराबर है। एडी, उसके अलावा बीडी, फिर बीसी, फिर सीए, ये चारों कार्ड्स हैं और हमने साबित करना है कि इन सबका सेंटर के साथ जो एंगल है बेटा वो सेम है। ठीक है, ओके जी, तो किस तरह से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बताएंगे कि ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, जब ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं कि एक लाइन का जो मुकम्मल एंगल होता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं वो होता है 180 डिग्री। अगर उसमें से दो टुकड़े करें, एक 90 है तो बाकी कितना होगा, ये भी 90, तो पता चला ये भी कितना होगा, फिर 90 डिग्री होगा। उसी तरह अगर यूं देखा जाए, ऐसे यूं देखा जाए तो ये भी एक लाइन बनती है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा 180, अगर ये 90 तो ये कितना होगा 90 डिग्री, इसलिए ये भी 90 कह दिया। अब देखें अगर यूं देखा जाए यहां से ये, तो यहां से लेके यहां तक भी 180 है, अगर ये 90 तो फिर ये कितना होगा 90। इस तरह पता चला ये तमाम के तमाम एंगल जो है मेरे बच्चों ये हमारे पास 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहां पर बता देंगे आप कि एंगल एपीसी यानी ए से चले, पी से मुड़े, सी पर पहुंचे, एसीपी, एंगल बीपीसी बी से चले, पी से मुड़े, सी पर पहुंचे। ठीक है, और एंगल बीपीडी, एंगल एपीडी, ये सारे के सारे ये देख लो, ये देखो एपीडी, इसके अलावा कौन सा हमारे पास ये डीपीबी, ये देखिए बीपीसी, और ये सब के सब एंगल जो है वो आपस में बराबर है। कितने बेटा 90 डिग्री के, ये आपने बता दिया। लेकिन हमने ये साबित करना है कि कॉर्ड्स के अपोजिट जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर है। ये तो हमें पता लग गया, यही कॉर्ड्स के सामने वाले एंगल हैं, सेंट्रल एंगल हैं, और सब के सब 90 के बराबर हैं। लेकिन हमने एक तरीके से एक सीक्वेंस के साथ इन चीजों को प्रूव करना था, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा शो दैट, उसने कहा प्रूव करो, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स जो है वो करने पड़ते हैं। अच्छा बेटा, हमने ये चीज तो चेक करके पहले से रख लिए कि भाई ये सारे एंगल 90 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि अगर ये सब एंगल बराबर हैं तो ये एंगल जो है वो इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगी वो भी फिर बराबर होगी, क्योंकि अगर आर्क बराबर हो ना एक सर्कल में 2 या 3 या 4 तो उनके सेंट्रल एंगल बराबर होते हैं। इसका ऑपोजिट चलिए, अगर सेंट्रल एंगल बराबर है तो फिर आर्क बराबर होगी। तो क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों के चारों जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर है, लिहाजा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो बराबर होगी। एडी आर्क, बीडी है, फिर बीसी है, फिर सीए है, ये सारी की सारी आर्क वो देखो डायग्राम में एसी, फिर उसके अलावा हमारे पास एडी है, फिर बीसी है, फिर बीडी है, ये सारी आर्क भी बराबर होंगी।
और अगर दो आर्क या दो से ज्यादा आर्क बराबर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होते हैं कॉर्ड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर आर्क बराबर तो कॉर्ड बराबर। ये सब थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सो ए डी बी डी बी सी सी ए ये सारे के सारे जो हमारे पास बनते हैं जी कार्ड, ये कार्ड भी बराबर होंगे। फिर अगेन थ्योरम, और अगर एक सर्कल के अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा कार्ड्स बराबर हैं तो उन कार्ड्स के सेंट्रल एंगल भी बराबर होते हैं। फिर से वही बात, पहली वाली बात के ऊपर आगे, अगर ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं ये कार्ड्स, तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल, सेंट्रल एंगल है एपीसी, बीपीसी, बीपीडी, एपीडी, ये सब के सब भी क्या होंगे बेटा, फिर बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि हमारे पास जो इक्वल कार्ड्स हैं या जो कार्ड्स हैं उन सब के सामने वाले जो एंगल हैं वो बराबर है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे ना तो बेटा उसका फिर एक आसान हल ये है, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। आपने ऐसा करना है, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो एटलीस्ट इतना जरूर करना है, आपने बताना है कि भाई देखो इसमें 1 2 3 और 4 ये 4 कार्ड्स हैं और इन चारों कार्ड्स के जो सेंट्रल एंगल है उनके बारे में बताना है कि इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं ए पी डी, डी पी बी, बी पी सी, सी पी ए या ए सी पी, ये उनके सेंट्रल एंगल्स हैं। यानी बता दिए ये 4 कार्ड्स हैं और ये 4 उनके सेंट्रल एंगल है, बना के लिख दो। उसके बाद देखोगे इस डायग्राम पे आओगे और बोलोगे कि इस डायग्राम के अंदर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सारों बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर है और यही तो सेंट्रल एंगल है इन कार्ड्स के। और अगर ये सारे बराबर है तो हम कह देंगे भाई इन चारों के चारों कार्ड्स के जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर है। बात को समझ गो। पहले क्या लिखनी है बात कि ये चारों कार्ड्स हैं हमारे पास, कि ये ए डी बी डी बी सी ए सी, ठीक है, ये चारों कार्ड्स हैं और ये इनके सेंट्रल एंगल है ए पी डी, डी पी बी, बी पी सी, सी पी ए, ये सारे क्या है इनके एंगल है। उसके बाद तीसरी बात ध्यान है कि ये तीनों एंगल जो है ना उन्हीं एंगल का नाम लिखो, ए पी बी, डी पी बी, ये सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो यही तो बात साबित करनी थी कि इन कार्ड्स के अपोजिट जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर है। यही तो इन कार्ड्स के अपोजिट सेंट्रल एंगल है जो सब 90 के बराबर है, लिहाजा साबित हुआ कि ये सब के सब क्या है, इक्वल सेंट्रल एंगल है। ठीक है। अगर नहीं आए तो एटलीस्ट इतना जरूर लिख देना। ओके। उसके बाद फिर मेरे बच्चों सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाओ, फाइंड द एंगल पीसीबी एंड एंगल एसीबी। बहुत 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 आसान। देखो ये यहां पर पीसीबी ये वाला एंगल, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला एंगल मालूम करना है। ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल को मैं यहां लिख देता हूं, इस ट्राइंगल को मैं यहां लिख देता हूं। ये देखो ये पी सेंटर वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब याद रखिए कि पी से सी तक फासला जो है ना, एक सर्कल का सेंटर है और एक सर्कल का पॉइंट है, ये रेडियस होता है। पी से बी तक फासला भी एक सर्कल का सेंटर है और एक सेंटर पॉइंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और एक सर्कल के कभी रेडियस डिफरेंट हो ही नहीं सकते, अगर डिफरेंट हो तो फिर वो सर्कल नहीं है। ठीक है। तो ये कभी नहीं डिफरेंट नहीं हो सकते, ये दोनों बराबर हैं। और एक ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी बेटा बराबर होते हैं। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x, और इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है। तो हम यहां पर बताएंगे इन आइसोसेलेस ट्राइंगल पीसीबी, जो पीसी और पीबी साइड है दोनों बराबर है, क्यों, रेडियाई है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल पीसीबी एंड पीबीसी दोनों बराबर होंगे। पीसीबी ये वाला एंगल और पीबीसी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है आप उसको कह दीजिए x के इक्वल है। ठीक है। ओके। तो अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। देखो ये तो 90 डिग्री है ना, वो तो हमें उसने क्वेश्चन में बता दिया कि दोनों जो डायमीटर्स है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। ओके। तो अब बेटा जी आप बता दोगे कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसमें एक x है, दूसरा भी x है, तीसरा 90 है, तो एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल, 90 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 180। 90 जाके उधर माइनस करो, सो 2x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू के लिए 2 जाके डिवाइड करो 45, x की वैल्यू 45, यानी ये एंगल कितना आ गया, 45। इसका नाम क्या था, पीसीबी। एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 45, ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व। उसके बाद फिर आने जी एंगल एसीबी के ऊपर। एसीबी कहां पर है, ए से चले, सी से मुड़े, बी पर पहुंचे, यानी आपकी बात ये सारा एंगल, ये सारे का सारा एंगल ये हमने मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल मालूम करना है तो कोई इशू नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल के, बल्कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, मैं रफ सा ड्रा कर लेता हूं, तो ये बेटा बस मान के चलो ये डायमीटर है, ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है, और ये किसी भी एक पॉइंट पे, ये जो हमारे पास डायमीटर बढ़ा ना, ये सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से
अगर एक एंगल बनाता है सर्कम एंगल, जो सर्कम एंगल से बनता है, तो वो हमेशा 90 होगा, चाहे वो यहां से बनाए। अगर कोई ये वाला पॉइंट लेना है तो यहां से इधर आ जाइए, ये भी 90 डिग्री होगा, और आगे जाइए यहां से इधर, ये भी 90 डिग्री होगा, और आगे जाना चाहते हो चले जाओ, ये भी 90 डिग्री। यानी जितने भी एंगल बनेंगे डायमीटर जो बनाता है सर्कमफेरेंस के साथ, वो सब के सब होते ही 90 है। सर इस सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पर जाकर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल हमें मालूम करना है, और ये देखो ये क्या है, एक डायमीटर है। तो डायमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस के साथ एक एंगल बना रहा है लाइक दिस, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर बता दिया आपको AB is a diameter. ठीक है, circum angle separated by the diameter at any point on the circle is 90 डिग्री। लिहाजा साबित हुआ कि ACB कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर तीसरे पार्ट पे आइए, फाइंड अदर एंगल इक्वल्स टू ACB। अब देखिए ये हमारा एक एंगल था ACB, ये एंगल, इस एंगल के अलावा और एंगल कौन से वाले हैं, और एंगल मतलब कह रहे हैं ये वाला एंगल, मतलब इसके जैसा ये एंगल, इसके जैसा ये एंगल, उसके बराबर भी है। कैसे, देखो ये डायमीटर के साथ एक एंगल बन रहा है सर्कम एंगल डायमीटर का, 90 होगा। अच्छा, ये भी तो डायमीटर है, तो ये इसका सर्कम एंगल डायमीटर का, यानी इस वाले डायमीटर का ये सर्कम एंगल, ये भी 90 होगा। अच्छा, फिर देखो इस वाले डायमीटर का ये सर्कम एंगल, ये भी 90 होगा। ओके, इस वाले डायमीटर का ये सर्कम एंगल, ये भी 90 होगा। तो ये सारे के सारे एंगल, ये वाला ACB और ADB और CABD और DBA, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल जो है ये डायमीटर्स के कह लीजिए सर्कम एंगल्स हैं, जो कि होते ही 90 है। 90 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी पॉइंट से टच करके आए। लिहाजा ये आपके पास 90 डिग्री के हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया एंगल CAD, एंगल ADB एंड एंगल DBC। CAD कहाँ है, ये देख लो, CAD ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल कौन सा जी हमारे पास, ADB ये वाला एंगल। ठीक है, और कौन सा जी हमारे पास, DBC डी से चले बी से बड़े सी पे पहुंचे, यानी ये तीनों एंगल भी फिर क्या होंगे, हमारे पास बराबर होंगे। ठीक है, और ये ACB के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 90। लिहाजा साबित हुआ कि इस ACB के इक्वल एंगल ये और तीन है। ठीक है, जो उसने पूछा और कौन कौन से एंगल जो इसके इक्वल होंगे, तो हमने बता दिए। फिर उसके फोर्थ पार्ट के ऊपर आ जाइए, नेम ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये जो पॉलीगॉन अंदर बनी है ये क्या है, इसका नाम बताना है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, जो भी वट एवर बताना है आपने। तो देखो कोने कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो सकती है या फिर हमारे पास रेक्टेंगल हो सकती है। ठीक है, तो उसमें फिर देखा हमने ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब साइड्स क्या आई है, बराबर है, ये देख लो, AD BD BC CA सब बराबर है। अच्छा, एक चीज दूसरी बात ये कि ये वाले एंगल, ये हमने चेक कर लिए कॉर्नर्स के एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये देख लो, ये यहाँ पे CAD DBA DBC ACB सब 90 है। तो अगर एक कोई चार कोने वाली शेप हो, उसकी चारों साइड बराबर हो, चारों एंगल 90 हो, तो फिर वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप बताएंगे कि भाई AC CB BD DA ये चारों कार्ड बराबर हैं, चारों कार्ड बराबर है। तो और इसके अलावा ये जो कोने वाले एंगल है, ये वाले, इस एंगल, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो सारे भी एंगल क्या है, बराबर है 90 डिग्री के। लिहाजा दिस पॉलीगॉन इज अ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट और लास्ट पार्ट बचता है बेटा, वो है कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्सेस ऑफ दिस पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन के किनारों से, वर्सेस से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, तहम्मुल से बात सुने। अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह जाती है, सही से वो इसका आंसर नहीं कर पा रहे होते। मैं आपको बताता हूं। तो मेरे बेटे, अगर आप देखें ना, ये एक पॉइंट है P, जो A से, इस D से, इस B से, इस C से बराबर फासले पर है। P के अलावा कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो इन चारों पॉइंट से बराबर फासले पर हो। आप ट्राई कर लें, कहीं भी इधर इधर आगे पीछे कहीं भी एक पॉइंट ले लें, वो इन चारों पॉइंट से बराबर फासले पर नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट P के अलावा ऐसा नहीं जो इन चारों पॉइंट से बराबर फासले पर है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जिसको सेंटर मानते हुए आप इस चारों पॉइंट्स को टच करते हुए सर्कल बना लोगे। एक चीज, ठीक है, इसलिए P का ही एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जिसको सेंटर मानते हुए आप जो है वो एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब अगर P को सेंटर माना जाए और सर्कल छोटा या बड़ा ड्रा किया जाए, तो फिर आपका प्रॉब्लम यह आएगा कि आप अगर छोटा सर्कल ड्रा करेंगे तो वो इस वर्सेस को टच नहीं करेगा, बड़ा सर्कल ड्रा करेंगे तो भी वर्सेस को टच नहीं करेगा। तो एक ही सर्कल है जिसका सेंटर P होगा और उसका रेडियस P से लेकर A पॉइंट तक या B तक या D तक या C तक होगा, किसी भी एक के बराबर होगा,
तो वही सर्कल, उसने रेडियस का सर्कल इससे पास कर सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको सेंटर मानते हुए आप सर्कल ड्रा करें और वो चारों पॉइंट से गुजर जाए, क्योंकि चारों पॉइंट से तभी गुजरेगा जब वो सेंटर पॉइंट चारों पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। तो ऐसा कोई और पॉइंट मौजूद नहीं है अदर देन पी, लिहाजा इसे सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। तो आप बताएंगे ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द पॉलीगॉन। रीजन, देयर इज ओनली वन पॉइंट पी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्सेस ए बी सी डी। एक ही पॉइंट है जो इन चारों से बराबर फासले पर है, इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट है नहीं जो इन चारों से बराबर फासले पर हो। इसलिए किसी और पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप कोई सर्कल यहाँ ड्रा नहीं कर सकते। और अगर इसी पॉइंट को बनाते हुए भी कोई सर्कल और ड्रा करना चाहे, बड़ा या छोटा, तो वो फिर या तो इससे वर्सेस से मतलब बाहर इस तरफ आ जाएगा या इससे इधर चला जाएगा, इसके अंदर से पास नहीं करेगा। इसके अंदर से वर्सेस यानी किनारे के ऊपर से सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, लिहाजा हमने साबित कर दिया कि भाई ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्सेस ऑफ दिस पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 15, इन द एडजॉइनिंग फिगर RS is equal to 3PQ and angle PTQ plus angle RTS is equals to 180। कहा जा रहा है कि इस फिगर के अंदर जो RS साइड है ये वाली, ठीक है, वो इस PQ से 3 गुना है। ठीक है, और एंगल PTQ ये वाला एंगल एंड एंगल RTS ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 है। फाइंड एंगल PTQ एंड एंगल RTS। आपने PTQ और RTS की वैल्यू को मालूम करना है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल PTQ एंड RTS। और इन्हीं दो एंगल के दरम्यान में आपने रेशियो भी मालूम करनी है। ठीक है, देखो बेटा, अब आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये वाला जो कार्ड है और ये वाला कार्ड है, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो RS की वैल्यू इसके मुकाबले में 3 गुना है। अगर RS कार्ड की वैल्यू इस कार्ड के मुकाबले में 3 गुना है तो RS कार्ड जो एंगल बनाएगा सेंटर से वो भी इसके एंगल से 3 गुना होगा। ठीक है, लिहाजा हम यहां पे लिखेंगे इफ RS इज इक्वल टू 3 टाइम PQ देन एंगल RTS इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल PTQ। ठीक है ना, अगर इस जो कॉर्ड की वैल्यू इससे 3 गुना है तो ये एंगल भी फिर इसके एंगल से 3 गुना होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से RTS की वैल्यू आपने बना के लिख ली 3 टाइम द एंगल PTQ। अब आपको जो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है कि PTQ और RTS यानी इन दोनों एंगल को जमा करें ना अगर, तो 180 बनता है। ठीक है, तो आप लिखिए PTQ प्लस RTS इज इक्वल टू 180। अब RTS की ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो आप यहां पर पुट कर दीजिए कि RTS जो है वो 3 गुना PTQ के बराबर है। सो 3 टाइम PTQ। सो अब ये भी PTQ, ये 3 PTQ, एप्पल प्लस 3 एप्पल 4 एप्पल, 4 टाइम एंगल PTQ आ गया। अब 4 को जाके उधर डिवाइड कर दीजिए 180 के साथ। ठीक है, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ये PTQ आने के बाद फिर हमने निकालना है बेटा RTS। तो देखो यहां पर हमने देखा कि RTS जो है वो PTQ के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो RTS बराबर होते 3 गुना PTQ के। PTQ की वैल्यू आ गई 45, तो इसी इक्वेशन को ना यहां पे लिखिए, इसके अंदर PTQ की वैल्यू पुट करें 45, सो RTS की वैल्यू मिलेगी आपको 3 टाइम 45 यानी 135। दोनों एंगल आ गए। उसके बाद फिर उसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल PTQ एंड RTS। रेशियो निकालनी है तो कोई इशू नहीं है। रेशियो कैसे निकालते हैं, A रेशियो B का मतलब होता है A बाई B। तो इन दोनों एंगल को आप डिवाइड कर दीजिए, पहले ये है बाद में ये है, ऊपर इसको रखिए बाद में इसको रखिए। इसकी वैल्यू 45, इसकी वैल्यू 135 है, दोनों को उसी तरह से रखिए डिवाइड करके। ठीक है, या सिंपल वे में बताऊं तो एक आपके पास ये इक्वेशन है RTS इज इक्वल टू 135, एक ये PTQ इज इक्वल टू 45, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो 45 और 135 इसका 3 गुना होता है। 45 1 था 45, 45 3 था 135, तो 1/3 आ गया। सो इनमें जो रेशियो आ जाएगी PTQ को हम उसको इस अंदाज में लिख लेंगे A बाई B की, जो इससे लिखते हैं A रेशियो B। सो एंगल PTQ रेशियो एंगल RTS इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा ये हमारे पास उसके दरम्यान में रेशियो आ गई।